अस्सलाम वालेकुम गाइज़, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका अपना शावेज़ भाई। तो भाई फाइनली आज की इस वीडियो में क्लास 10th मैथमेटिक्स की जो आप लोगों की नेशनल बुक फाउंडेशन है उसका मैं चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहा हूं। इस चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और इस चैप्टर की काफ़ी ज़्यादा डिमांड भी थी। लेट्स सी इस पर कैसा रिस्पॉन्स आता है इस वीडियो पर। अगर इस वीडियो पर 100 लाइक्स आप लोग कंप्लीट करवाते हो तो मैं बाकी एक्सरसाइजेज़ भी जल्दी अपलोड करने वाला हूँ। और यार 100 सब्सक्राइबर्स भी जल्दी कंप्लीट करवा दो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इक्वेशंस की। इक्वेशंस हमारे पास क्या होती हैं, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमारे पास क्या होती हैं, ठीक है। देखो आप लोगों ने कॉन्स्टेंट्स का आप लोगों को पता होगा, 0 1 2 3 मैथ्स में जो हमारे पास नंबर्स होते हैं उनको हम कॉन्स्टेंट्स बोलते हैं। तो ये हमारे पास सारे के सारे कॉन्स्टेंट्स हैं। और आपको वेरिएबल्स का भी पता होगा, जो इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो हमारे पास सारे के सारे वेरिएबल्स होते हैं। अब वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स को हम जब आपस में मिला कर लिख देते हैं ना, तो अब इसको हम कांस्टेंट नहीं बोलेंगे, इसको हम कोफिशिएंट बोलेंगे। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह की टर्म्स मिलेंगी आपको जब वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स को आप आपस में मिलाओगे, ठीक है। तो ये सारी की सारी हमारे पास अलजेब्रिक टर्म्स हैं, इनको हम एक अलजेब्रिक टर्म बोलेंगे। ये मेरे पास एक अलजेब्रिक टर्म है, ये भी मेरे पास एक अलजेब्रिक टर्म है, ये भी मेरे पास एक अलजेब्रिक टर्म है। और जब मैं अलजेब्रिक टर्म्स को आपस में एडिशन और सब्ट्रैक्शन के थ्रू आपस में मिलाकर लिखता हूँ ना, तो वो मेरे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाती है। जैसे यहाँ पे मैंने एडिशन के थ्रू इन 3 अलजेब्रिक टर्म्स को आपस में मिलाकर लिखा है, तो ये मेरे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गई है, ठीक है। और जब मैं किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कंपेयर करता हूँ किसी दूसरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या फिर अलजेब्रिक टर्म के, उसको मैं इक्वल बोल देता हूँ। जब मैं किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को किसी दूसरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या फिर अलजेब्रिक टर्म के इक्वल बोल देता हूँ, तो उसको मैं एक इक्वेशन का नाम देता हूँ, ठीक है। एंड देन फिर आगे हमारे पास इक्वेशंस की टाइप्स आ जाती हैं, जैसे लीनियर इक्वेशन हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो गई, और हमारे पास फिर क्यूबिक इक्वेशंस भी होती हैं। तो आज की इस वीडियो में हमारा जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तो इसलिए हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को पढ़ने वाले हैं। ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax² + bx + c = 0। और हमारा टारगेट क्या है, हम लोगों ने बेसिकली इस x की वैल्यूज़ निकालनी है, ठीक है। तो जो हमारे पास हाईएस्ट डिग्री होती है ना किसी भी इक्वेशन की, तो उस इक्वेशन के हमारे पास सॉल्यूशंस भी उतने ही निकल कर आते हैं। जैसे ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी जो हाईएस्ट डिग्री है वो हमारे पास 2 है, तो इस इक्वेशन के हमारे पास 2 सॉल्यूशंस आने वाले हैं। और जिन मेथड्स के थ्रू हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इस एक्सरसाइज में हम लोग टोटल 4 मेथड्स डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले मेथड का नाम है हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरे मेथड को हम लोग देखेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, तीसरा हमारे पास है क्वाड्रेटिक फार्मूला, और चौथा हमारे पास है ग्राफिंग मेथड। तो इन चारों मेथड्स के थ्रू हम क्या काम करेंगे, हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस को फाइंड करेंगे। बेसिकली हमारा मेन टारगेट यही होने वाला है कि हम लोगों ने एक्स की वैल्यूज़ निकालनी है, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों को क्लियर होगा। अब हम जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो आ जाओ भाई अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। यहाँ पे हमें कहा जा रहा है राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो अभी जो मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बताई है, उस स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो, मैं इस x को इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, एंड देन फिर मैं इस प्लस के 2 को इस पूरी की पूरी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करूँगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा, कुछ इस तरह की इक्वेशन बन जाएगी। उसके बाद मैं क्या काम करूँगा, x को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये मेरे पास x² आ जाएगा, माइनस x जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 3 आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस 2x हो जाएगा ये, और प्लस का 2 माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 6 आ जाएगा = 5। एंड देन यहाँ पे सेम वेरिएबल्स वाली जो टर्म्स होती हैं ना, हम उनको आपस में ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये x वेरिएबल वाली टर्म्स हैं, तो इनके साथ जो कोफिशिएंट लिखा हुआ है हम उसको ऐड कर लेंगे। -3 प्लस का 2 माइनस का 1 आ जाएगा। तो ये मेरे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म निकल कर आ चुकी है इस क्वेश्चन की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है x - 5 होल स्क्वायर माइनस 2x + 4 होल स्क्वायर = 7। तो यहाँ पे पहले मैं a - b होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाऊंगा। इसको मैं फार्मूले से ओपन करूँगा। फार्मूला क्या था हमारे पास, a² + b² - 2ab। तो मैं इस फार्मूले के थ्रू मैं इसको एक्सपेंड करूँगा। तो देखो a² a की जगह पर मेरे पास x है और b की जगह पर मेरे पास 5 है, तो a का स्क्वायर मेरे पास x² आ जाएगा, फिर प्लस b² b की जगह पर 5 था तो 5 का स्क्वायर मेरे पास 25 आ जाएगा, और फिर माइनस का 2ab, तो ये आपके पास आ जाएगा -2। a की जगह पर x है और b की जगह पर है आपके पास 5, तो ये देखो 2 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 आ जाएगा, ठीक है, माइनस का 10x आ जाएगा। सेम मैं यहाँ पे a + b होल स्क्वायर वाले फार्मूले के थ्रू मैं इस वाली टर्म को आप एक्सपेंड करूँगा। अच्छा, माइनस साइन को मैं बाद में अंदर मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर मेरे पास 4x² आ जाएगा, फिर प्लस b का स्क्वायर 16 आ जाएगा,
और फिर प्लस का 2ab, तो 2a की जगह पर क्या है 2x और b की जगह पर क्या है 4 है, तो 2 2 ज़ार 4, 4 4 ज़ार 16, तो ये प्लस का 16x आएगा। ठीक है, प्लस वाले फार्मूले में यहाँ पे ये प्लस वाली टर्म होती है ना, -2ab वाली जो टर्म होती है वो प्लस वाली होती है, और माइनस वाले फार्मूले में ये टर्म माइनस वाली होती है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या काम करेंगे, इस माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास जो इनके साइन है वो चेंज हो जाएंगे हमारे पास। उसके बाद जो सेम वेरिएबल वाली टर्म्स हैं हम उनको आपस में ऐड कर लेंगे, जैसे ये x² और माइनस का 4x², ये आपके पास आ जाएगा -3x², और ये माइनस का 10x और माइनस का 16x, माइनस माइनस प्लस आपस में ये ऐड हो जाएंगे, तो ये माइनस का 26x आ जाएगा, और उसके बाद ये प्लस का 25 और माइनस का 16, ये आपके पास आ जाएगा प्लस का 9 = 7। उसके बाद क्या काम करेंगे, हम इस 7 को इस इक्वेशन के इस साइड पर लेकर आएंगे, और देन फिर इन कॉन्स्टेंट्स को आपस में ऐड करेंगे, तो ये मेरे पास प्लस का 2 आ जाएगा। एंड देन फिर हम क्या काम करेंगे, हमारी अच्छा यार हमारी कोशिश होती है कि ना, वैसे ये अभी भी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है हमारी, लेकिन कोशिश होती है, प्रेफरेंस हमारी होती है कि जो हमारा x² वाला कोफिशेंट है ना वो हमारे पास पॉजिटिव रहे। तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या काम करते हैं, इसमें से माइनस साइन को कॉमन ले लेंगे। तो जब माइनस साइन को कॉमन लेंगे, ये इक्वेशन के बेसिकली ये -1 है ना, तो ये इक्वालिटी के वहाँ पे जाके ज़ीरो से मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो जाएगा, तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होकर आ जाएगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है, छोटा सा है। यहाँ पे देखो, सबसे पहले x को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा x² - x। उसके बाद क्या काम करेंगे, इस x को हम इक्वेशन के वहाँ पे ले जाएंगे, तो ये यहाँ पे प्लस का x है, वहाँ पे जाके माइनस का x हो जाएगा, तो ये सेम वेरिएबल वाली टर्म्स आपस में ऐड हो जाएंगी, इनके जो कोफिशिएंट्स हैं वो आपस में ऐड हो जाएंगे, -1 वो माइनस का 2 हो जाएगा, और ये माइनस का 2x हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होकर आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय फैक्टोरिंग मेथड। तो अब हमारा जो मेन चीज़ है ना वो स्टार्ट होने जा रही है। अब हम मेथड्स को डिस्कस करेंगे जिनके थ्रू हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। ठीक है, जो x की दो वैल्यूज़ हैं ना उनको हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहला मेथड है हमारे पास फैक्टोरिंग मेथड, इसको हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड भी बोलते हैं। तो आपको मैं 2 बातें बताऊंगा, वो 2 बातें आपने माइंड में रखनी है, उसके बाद आपका पूरा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, वो 2 बातें कौन सी हैं? सबसे पहले आपने जो प्रेफरेंस देनी है ना वो आपने फार्मूलाज़ को देनी है। फार्मूला हमारे पास क्या है, a + b होल स्क्वायर, a - b होल स्क्वायर, और तीसरा वैसे ये कम ही लगेगा a² - b स्क्वायर, लेकिन फिर भी आप इन तीनों फार्मूलाज़ को आपने माइंड में रखना है। तो पहले आपने प्रेफरेंस इन फार्मूलाज़ को देनी है, फार्मूले के थ्रू आपने इसके फैक्टर्स फाइंड करने हैं। देखो यार, फैक्टर्स का क्या मतलब है, मैं आपको पहले ये चीज़ समझा देता हूँ। अगर मैं आपको एक नंबर बताता हूँ 6, और मैं आपको बोलता हूँ कि मुझे इस 6 के फैक्टर्स निकाल कर दो, तो फैक्टर्स का मतलब ये है कि आपने इस 6 को तोड़ना है। आपने इसको इस तरह से तोड़ना है, इन 2 नंबर्स में तोड़ना है, जिनको जब मल्टीप्लाई किया जाए तो वापस से हमारे पास 6 आ जाए। तो आप क्या काम करोगे, इस 6 को तोड़ोगे। कैसे तोड़ोगे, ये देखो 2 3 ज़ार 6 आ गया, 3 1 ज़ार 3 आ गया। तो ये 2 जो नंबर्स आपको मिले हैं ना, ये 2 इसके फैक्टर्स हैं। क्यों इनको हम फैक्टर्स बोल रहे हैं 2 और 3 को, क्योंकि इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया जाए ना, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास ये नंबर आ जाएगा। तो फैक्टर्स हमारे पास क्या होते हैं, ऐसे 2 नंबर्स जिनको 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, उनको जब मल्टीप्लाई किया जाए तो वापस से हमारे पास वही नंबर आ जाए, तो ये 2 नंबर्स जो हैं ये इस नंबर के फैक्टर्स कहलाएंगे। ठीक है, इसी तरह से इक्वेशंस के केस में हम क्या काम करेंगे, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है हमारे पास, तो हम इसको फैक्टराइज करेंगे, मतलब हम इसको तोड़ेंगे। ठीक है, तो ऐसे 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास 2 ही निकल कर आने वाले हैं। 2 फैक्टर्स में हम इसको तोड़ेंगे, जिनको जब मल्टीप्लाई किया जाए वापस से हमारे पास वही चीज़ आ जाए। तो इसी को हम बोलते हैं फैक्टोरिंग मेथड या फिर फैक्टराइजेशन मेथड। तो मैंने आपको बोली है प्रेफरेंस आपने किसको देनी है, फार्मूलाज को देनी है। मिसाल के तौर पे ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और वो आपको क्वेश्चन में बोलता है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू आप इसको सोल्व करो। तो अब आपने फार्मूले को पहले प्रेफरेंस देनी है। तो यहाँ पे आप देखो, तो हमारे पास फार्मूला क्लोज हो सकता है। इसको मैं लिख सकता हूँ x का स्क्वायर, और इसको मैं लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर। ये 16 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर है, प्लस का साइन साथ। ठीक है, अब सेकंड वाली टर्म, अब आपने ना इन दोनों के थ्रू सेकंड वाली टर्म बनाने की कोशिश करनी है। अगर सेकंड वाली टर्म बन जाती है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे फार्मूला क्लोज हो जाएगा। आपने बस साइन देख लेना है उसको, उसके बाद आपने इसको हाइड कर लेना है। प्लस फार्मूले में क्या होता है, 2ab वाली टर्म होती है ना, a² + b² + 2ab। तो यहाँ पे आपने 2ab वाली टर्म बनानी है। 2 a की जगह पर क्या है, x है, और b की जगह पर क्या है, 4 है। तो अब आपने चेक करनी है क्या ये जो सेकंड टर्म आपने इन दोनों के थ्रू बनाई है, क्या वाकई वो उसके इक्वल आ रही है। अगर वो उसके इक्वल आ रही है, इसका मतलब हम यहाँ पे फार्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखो तो 2 4 ज़ार 8 होता है, तो ये हमारे पास 8x आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे
इन दोनों टर्म्स के थ्रू ये दूसरी वाली टर्म बनाई जा सकती है। तो जब ऐसा केस हो ना, जब इन दोनों टर्म्स के थ्रू ये बीच वाली टर्म बन जाए तो उस केस में वो फार्मूला क्लोज हो जाएगा। तो इसको अब हम लिख देंगे एक्स, साइन हमेशा ये वाला आएगा, 2ab वाली टर्म जो होती है ना उसके साथ वाला साइन आएगा, प्लस b का होल स्क्वायर। इस स्क्वायर का मतलब यही है, ये चीज़ बेसिकली 2 बार लिखी हुई है, x+4 इंटू x+4, क्योंकि बेसिस जब सेम होना तो इनकी जो पावर्स है ना वो आपस में ऐड हो जाती हैं। तो ये मेरे पास आ जाएगी x+4 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास 2 फैक्टर्स निकल कर आ चुके हैं। उसके बाद हम क्या काम करेंगे, इन दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे और वहाँ से हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, अच्छा ये हो गई हमारी पहली बात। आपने प्रेफरेंस किसको देनी है, फार्मूलाज को देनी है। ये तीनों फार्मूले हैं, मेनली आपके यही तीनों लगेंगे। ठीक है, अच्छा अब आ जा दूसरी बात की तरफ। दूसरी बात क्या है, अब हो सकता है आपके पास फार्मूला क्लोज ना हो रहा हो, जैसे ये वाला केस है, इस केस में आपके पास फार्मूला क्लोज नहीं हो रहा। तो अब आप इस केस में क्या काम करोगे, जो आपकी बीच वाली टर्म है ना इसको आप ब्रेक करोगे, इसको हम बोलते हैं मिड टर्म ब्रेक। तो आप ये कैसे करोगे, ये आपने ध्यान से सुनना है, जो जो बातें बता रहा हूँ आपने साथ साथ नोट करनी है, कॉपी पेंसिल लेकर बैठना। ठीक है, अच्छा सबसे पहले आप ये जो कांस्टेंट है ना इसको आप कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करोगे। तो ये 4 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 4 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने क्या काम करना है, 4 के फैक्टर्स बनाने हैं। ठीक है, 4 के फैक्टर्स, 4 को आपने इस तरह से तोड़ना है, ऐसे 2 नंबर्स आपने फाइंड करने हैं जिनको जब मल्टीप्लाई किया जाए तो आपके पास प्लस का 4 आए, और जिनको जब ऐड सब्ट्रैक्ट किया जाए तो ये माइनस का 5 आए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इस केस में हमारे पास 4 और 1 ही होंगे, हमारे पास -4 और -1। ठीक है, क्योंकि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो प्लस का 4 आता है, और जब इन दोनों को आपस में ऐड किया जाए तो हमारे पास माइनस का 5 आता है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ x², पहले माइनस का 1x लिख दूँगा और फिर मैं माइनस का 4x प्लस का 4। ठीक है, इस केस में तो हमें कोई फैक्टर्स फाइंड करने ही नहीं पड़े। बाज़ दफ़ा ऐसा होगा आपको इस तरह से जो हम लोग करते थे ना, इस तरह से हम लोग फैक्टर्स फाइंड करते थे, तो वैसे आप लोग को 2 नंबर्स फाइंड करने पड़ेंगे। लेकिन इस केस में हमें खैर 4 और 1 ही मिल गया था, 4 और 1 को ऐड करने पर 5 मिल रहा था, तो इसलिए हमने जो है इन दोनों नंबर्स को ऐसे लिख लिया। अच्छा अब हम क्या काम करेंगे, यहाँ से हम x को कॉमन निकालेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा x-1। पहली टर्म में से x निकलेगा और दूसरी टर्म में से जब x निकलेगा तो सिर्फ 1 रह जाएगा। यहाँ पे हम माइनस का 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे पहली टर्म में x रह जाएगा। अब क्योंकि माइनस कॉमन निकल रहा है तो ये आपके पास आ जाएगा -1। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो ये पूरी एक टर्म है और एक ये पूरी टर्म है। इन दोनों टर्म्स में आपको x-1 जो है इधर भी आ रहा है और इधर भी आ रहा है, तो आप x-1 को कॉमन निकाल लोगे। अंदर क्या रह जाएगा, फर्स्ट टर्म में ये पूरा निकल जाएगा तो सिर्फ x रह जाएगा, और सेकंड टर्म में ये पूरा निकल जाएगा तो -4 रह जाएगा। तो ये 2 फैक्टर्स हमारे पास बन चुके हैं इस एक्सप्रेशन के। अब हम क्या काम करेंगे, इन दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे और वहाँ से हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, अब आ जाओ अपने क्वेश्चन नंबर 2 के पहले पार्ट की तरफ। यहाँ पे देखो पहला काम आपने यही करना है कि उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जब तक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगी कोई भी इक्वेशन, आप उसको जो है फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो पहले वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे क्या काम करोगे, x को पहले इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करोगे और फिर आप -1 को इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो ये आपके पास आ जाएगा x² -4x, और ये आपके पास आ जाएगा माइनस का x, और ये माइनस जब -4 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 4 आ जाएगा। उसके बाद आप ये सेम x वाली टर्म्स को आपस में ऐड करोगे तो माइनस का 5x आ जाएगा प्लस 4। तो ये आपके पास एक जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो कन्वर्ट हो चुकी है। अब हम क्या काम करेंगे, इसको फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू इसके फैक्टर्स बनाएंगे। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होकर आई है। तो इसके फैक्टर्स मैंने अभी आपको बना कर दिए थे, 4 और 1 ही आएंगे। पहले हम 4 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और 1 ही आएंगे इसके। ठीक है, क्योंकि 4 और 1 को आपस में ऐड किया जाए तो प्लस का 5 आता है, और दोनों के साथ हम माइनस का साइन लगाएंगे क्योंकि हमें माइनस का 5x चाहिए, तो इसलिए। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा x² -1x -4x। अभी मैंने आपको जो इसके फैक्टर्स बना कर दिए हैं ये वही चीज़ है। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 फैक्टर्स निकल कर आए थे, x-1 और x-4। अब मैं क्या काम करूँगा, इन दोनों को 0 के इक्वल रखूँगा। देखो 2 चीज़ों का प्रोडक्ट आपस में, ये प्रोडक्ट है ना, 2 चीज़ों का प्रोडक्ट आपस में 0 आ रहा है। तो अगर लिखा हुआ हो a b = 0, ठीक है, तो आपको नहीं पता कि इन दोनों में से कोई ना कोई एक तो 0 होगी, लाजमी 0 होगी। ठीक है, कोई से 2 नंबर्स हैं, जिन 2 नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करने पर अगर 0 मिल रहा है तो इन दोनों में से 100% कन्फर्म है कोई एक 0 होगा। अब आपको नहीं पता वो a भी 0 हो सकता है, वो b भी 0 हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे देखो 2 प्रोडक्ट है, वो हमारे पास 0 के इक्वल आ रहा है, तो हमें नहीं पता कि ये पूरी चीज़ 0 के इक्वल है या फिर ये 0 के इक्वल है, तो हम इन दोनों को 0 के इक्वल मान कर चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू 1 आएगी और ये मेरे पास x की वैल्यू 4 आएगी, और इसको मैं फिर सॉल्यूशन सेट में लिख दूंगा 1,4। तो ये मेरे पास सॉल्यूशन सेट आ चुका है। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन है x² -2x + 1 = 0। यहाँ पे देखो फार्मूला तो लग नहीं रहा, तो इसलिए मैं दरमियान वाली टर्म को ब्रेक करूँगा।
तो ये 1 है, 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा। तो अब इसके 1 के हम फैक्टर्स क्या ही बनाएं, ठीक है। 1 और 1 को आपस में ऐड किया जाए तो ये 2 आ जाता है, और 1 और 1 को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो 1 ही आ जाता है। तो यहाँ पे साइन हमने क्या रखने हैं, दोनों के साथ माइनस का साइन रखेंगे ताकि माइनस का 2x आ जाए। तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 1x, ये दोनों आपस में ऐड होगी, ये दरमियान वाली टर्म आ जाएगी, और जब इन -1 को -1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास प्लस का 1 आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये वाला स्टेप मैं कर सकता हूँ। अब मैं क्या काम करूँगा, इन दोनों टर्म्स में से x को कॉमन निकाल लूँगा, यहाँ पे मेरे पास x रह जाएगा, माइनस यहाँ पे 1 रह जाएगा, और इन दोनों टर्म्स में से मैं -1 को कॉमन निकालूंगा तो अंदर यहाँ पे मेरे पास x रह जाएगा, और यहाँ पे देखो माइनस साइन कॉमन निकल रहा है तो ये माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। अब ये पूरी एक टर्म है और एक ये पूरी टर्म है, इन दोनों टर्म्स में से मेरे पास x -1 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर फर्स्ट टर्म में मेरे पास x रह जाएगा, दूसरी टर्म में मेरे पास माइनस का 1 रह जाएगा। एंड देन मैं क्या काम करूँगा, इन दोनों को 0 के इक्वल ले लूँगा, और यहाँ से मेरे पास x की देखो दोनों वैल्यूज़ सेम आई हैं। तो जब दोनों सेम आए ना तो सॉल्यूशन सेट में उस नंबर को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेट की एक कंडीशन होती है वहाँ पे रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इस 1 को मैं एक ही बार लिखूँगा, ये मेरे पास सॉल्यूशन सेट आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको समझ आएगी। देखो जब हम पहले तो इस -8 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास माइनस का 8 आ रहा है, ठीक है। तो इस केस में भी हमारे पास फैक्टर्स देखो 8 और 1 ही है, क्योंकि 8 और 1 को आपस में सब्ट्रैक्ट किया जाए तो 7 आता है। अब साइन आपने कौन से रखने हैं, क्योंकि हमें इसके साथ माइनस का साइन चाहिए, तो इसलिए हम बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन लगाएंगे, -8 और प्लस का 1, क्योंकि हमें -7 चाहिए ना। तो एक नंबर आपको मिला -8 और दूसरा नंबर आपको मिला प्लस का 1। तो यहाँ पे देखो मैं लिख सकता हूँ x स्क्वायर प्लस 1x माइनस 8x। पहले मैं 1 के साथ लिख दूंगा x को, और फिर मैं -8 के साथ x को लिख दूंगा, -8 इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों टर्म्स में से मैं x को कॉमन निकाल लूँगा, मेरे पास क्या रह जाएगा, x प्लस 1 रह जाएगा। यहाँ से मैं -8 को कॉमन निकालूंगा, अंदर रह जाएगा x प्लस 1। अब इन दोनों टर्म्स में से x प्लस 1 आ जाएगा और x -8 आ जाएगा। एंड देन फिर मैं इन दोनों को 0 के इक्वल ले लूँगा, और फिर मेरे पास सॉल्यूशन सेट में मैं लिख दूंगा -1 और 8, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला ओपन करेंगे, तो वो हमारे पास क्या था फार्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इस फार्मूले के थ्रू मैं यहाँ पे इसको एक्सपेंड करूँगा। देखो a का स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर मेरे पास क्या आ जाएगा, 4x स्क्वायर आ जाएगा, और 7 का स्क्वायर मेरे पास 49 आ जाएगा, और माइनस का 2 a की जगह पर 2x है और b की जगह पर 7 है। तो ये नेक्स्ट स्टेप में मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 2 ज़ार 4 और 4 7 ज़ार मेरे पास आ जाएगा 28, ठीक है। अब उसके बाद मैं क्या काम करूँगा, ये जो सारी मेरे पास टर्म्स है ना, इन सारी टर्म्स को मैं यहाँ पे ले आऊँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे पास x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव ही रहे। तो यहाँ पे मेरे पास 4 है और वहाँ पे 1 है, तो 1 जब वहाँ पे आएगा तो ये 1 जब इससे सब्ट्रैक्ट होगा तो मेरे पास 3x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ ये पॉजिटिव ही रहे, अगर मैं इसको वहाँ पे ले गया तो नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं इन तीनों टर्म्स को वहाँ पे लेके जा रहा हूँ। यहाँ पे पहले से मेरे पास प्लस का 4x स्क्वायर मौजूद है, तो यहाँ से जब ये इधर आएगा तो ये माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे पहले से मेरे पास माइनस का 28x मौजूद है, और ये जब माइनस का 4x यहाँ पे आएगा तो ये प्लस का 4x हो जाएगा। और यहाँ पे इक्वेशन के इस तरफ पहले से प्लस का 49 मौजूद है, और ये जब प्लस का 4 यहाँ पे आएगा तो ये माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। अब उसके बाद हम क्या काम करेंगे, सेम वेरिएबल वाली टर्म्स को आपस में ऐड कर लेंगे। तो ये मेरे पास आ जाएगा 3x स्क्वायर, यहाँ पे इन दोनों को जब हम ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस का 24x आ जाएगा, और ये मेरे पास प्लस का 45 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। अब इन तीनों में से मैं क्या काम करूँगा, 3 को कॉमन ले लूँगा। जितना सिंप्लीफाई हो सके हम लोग उतना इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 3 को कॉमन ले लूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 वहाँ जाके ख़त्म हो जाएगा, तो ये मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। अब मैं क्या काम करूँगा, यहाँ पे क्योंकि फार्मूला क्लोज नहीं हो रहा तो मैं इसको दरमियान वाली टर्म को ब्रेक करूँगा। तो यहाँ पे मैं क्या काम करूँगा, सबसे पहले 15 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो 15 1 ज़र क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब मैंने 15 को ऐसे दो नंबर्स में तोड़ना है जिनको मल्टीप्लाई किया जाए तो प्लस का 15 आए, और जिनको आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट किया जाए तो माइनस का 8 आए। तो अब आप देखो मैं इसको कैसे तोड़ता हूँ। सबसे पहले हमेशा छोटे नंबर से आपने शुरू करना है। तो ये हम इसको पहले 3 से देंगे, क्योंकि 2 के टेबल में जा नहीं सकता, तो इसलिए 3 से। 3 5 ज़र 15, 5 1 ज़र 5, ठीक है। तो ये दो नंबर्स हैं 5 और 3, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो 15 आता है, और इन दोनों को जब आपस में हम ऐड करें तो मेरे पास 8 आता है। अब मैंने डिसाइड करना है कि मैं इन दोनों के साथ साइन कौन सा लगाऊं। तो मुझे क्योंकि माइनस का 8 चाहिए, तो इसलिए मैं अपनी जो बड़ी रकम है उसके साथ माइनस का साइन रखूँगा, और -5 और -3, ठीक है, ताकि मैं इन दोनों को जब ऐड करूँ तो मेरे पास
माइनस माइनस प्लस हो जाए तो ये मेरे पास माइनस का 8 आ जाएगा, और जब -5 को -3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो वो मेरे पास प्लस का 15 आएगा। ठीक है, तो ये दो नंबर्स मुझे मिल चुके हैं। तो पहले मैं लिख दूंगा -5 के साथ x को, फिर मैं -3 के साथ x को। उसके बाद मैं इन दोनों टर्म्स में से x को कॉमन ले लूँगा और इन दोनों में से मैं -3 को कॉमन ले लूँगा, तो अंदर मेरे पास रह जाएगा x -5, और फिर मैं इसको जस्ट सिंप्लीफाई करूँगा एंड देन फिर मैं इन दोनों को 0 के इक्वल ले लूँगा। यहाँ से मेरे पास x की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो ये मेरे पास सॉल्यूशन सेट निकल कर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा लास्ट पार्ट है। 2x + 7 डिवाइडेड बाय 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 48x² + 529 डिवाइडेड बाय 16। तो यहाँ पे देखो a + b होल स्क्वायर वाला फार्मूला ओपन होगा। तो उसको ओपन करने से पहले मैं आपको या तो आप एक तो ये काम कर सकते हो, इसको डायरेक्ट a + b होल स्क्वायर वाला फार्मूला ओपन कर लो, या फिर आप अंदर इन दोनों टर्म्स को आपस में ऐड कर सकते हो। तो ऐड करने का मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊँ, जब भी फ्रैक्शंस आ जाए ना, उनको ऐड करने के लिए आप उनका डिनोमिनेटर सेम कर लो। तो अभी इसका डिनोमिनेटर 1 है ना, तो मैं यहाँ पे 4 कैसे बना सकता हूँ। तो अगर मैं इस फ्रैक्शन को मैं अगर 4 से मल्टीप्लाई भी कर दूँ, 4 से डिवाइड भी कर दूँ, तो इस फ्रैक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखो अगर मैं 2x को 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और मैं 4 से डिवाइड भी कर रहा हूँ, तो ये रहेगा तो 2x ही ना, क्योंकि ये तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो 2x ही रहेगा। तो इसलिए मैं क्या काम करूँगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई भी करूँगा और डिवाइड भी करूँगा। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, ताकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो ये ऊपर जब 4 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 8x आ जाएगा, डिवाइडेड बाय नीचे हमारे पास 4 आ जाएगा। अब जब डिनोमिनेटर सेम हो जाए ना, तो उन फ्रैक्शंस को ऐड करना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है। तो यहाँ पे मेरे पास 4 एज इट इज़ आ जाएगा, और ऊपर वाली टर्म्स को मैं आपस में ऐड कर लूँगा, 8x + 7, और ये मेरे पास आ जाएगा होल स्क्वायर। ये वाली टर्म मेरे पास सेम ऐसे ही चलती जा रही है। ठीक है, अब ये स्क्वायर इन दोनों के ऊपर अलग अलग अप्लाई हो जाएगा। पहले 8x + 7 का होल स्क्वायर ऊपर हो जाएगा, और नीचे 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा। तो ऊपर जो है 8x + 7, इसको मैं a + b होल स्क्वायर वाले फार्मूले से ओपन करूँगा। a का स्क्वायर ये मेरे पास आ जाएगा 8x का स्क्वायर, तो ये 8 का स्क्वायर 64 आ जाएगा, x का स्क्वायर आ जाएगा 7, प्लस b का स्क्वायर 49 आ जाएगा, और फिर प्लस 2ab। तो ये मेरे पास क्या है, प्लस का 2, a की जगह पर क्या है 8x है, और b की जगह पर क्या है 7 है। तो मैं जब इन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 112 और 7x आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है। अब उसके बाद क्या काम करेंगे, यहाँ पे देखो 16 डिवाइड हो रहा है, इसको वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 से ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे पास क्या रह जाएगा, सिर्फ 64x² + 49 + 112x इज इक्वल्स टू 48x² + 529। अब मैं क्या काम करूँगा, इन टर्म्स को वहाँ पे ले जाऊँगा और इसको सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा। तो देखो मैं चाहता हूँ कि x² के साथ जो है कोफिशिएंट पॉजिटिव रहे, तो यहाँ पे बड़ी वाली टर्म है, तो इसलिए मैं छोटी टर्म्स को यहाँ पे ले आऊँगा। तो यहाँ पे पहले से 64x² मौजूद है, तो यहाँ पे प्लस का 48x² जब यहाँ पे आएगा तो माइनस का 48x² हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे पहले से प्लस का 112x मौजूद है, तो वहाँ से जब हमारे पास अच्छा, और यहाँ पे प्लस का 49 भी पहले से मौजूद है, और वहाँ से माइनस का 529 आ जाएगा। वो प्लस का था तो यहाँ पे आगे माइनस का हो जाएगा। उसके बाद हम सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 16x² और ये एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे दोनों कॉन्स्टेंट्स आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो ये मेरे पास आ जाएगा माइनस का 480। उसके बाद मैं क्या काम करूँगा, मुझे जो है x² के साथ ये जो 16 है, इसको अगर मुझे ख़त्म करना है तो मैं इस पूरी इक्वेशन को 16 से डिवाइड कर दूँगा। तो यहाँ पे 16 से डिवाइड करूँगा, इधर भी 16 से डिवाइड करूँगा, और इधर भी मैं 16 से डिवाइड करूँगा, ताकि देखो जितना सिंप्लीफाई हो सके हम उतना सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट ख़त्म हो रहा है, तो इसलिए मैं ख़त्म कर रहा हूँ। हर केस में ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ये कोफिशिएंट जो है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो खैर इस केस में खैर ख़त्म हो रहा है, तो मैं 16 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये पूरा ख़त्म हो जाएगा। 16 से तीनों टर्म को डिवाइड करूँगा, तो मेरे पास ये सिंप्लीफाई होकर आ जाएगी x² + 7x - 30 इज इक्वल्स टू 0। अब मैं जो है मिड टर्म ब्रेक करूँगा। कैसे करूँगा, पहले -30 को आप 1 से मल्टीप्लाई करो तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का 30 आएगा। तो 30 के अगर मैं फैक्टर्स बनाऊँ, तो मैंने ऐसे दो फैक्टर्स बनाने हैं जिनको जब मल्टीप्लाई किया जाए, मल्टीप्लाई करने पर हमें माइनस का 30 मिले, और उनको आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर हमें प्लस का 7 मिले। तो यहाँ पे हमेशा पहले हम छोटे नंबर्स के साथ देते हैं, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई दूंगा, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 1 2 और 1 3, 2 5 10, 15। तो 15 और 2 तो हमारे पास वो दो फैक्टर्स नहीं है, तो इसका मतलब अभी हमें और आगे जाना है। तो अब इसको मैं 3 से दूंगा, 3 5 15। अब अगर आप देखो, एक फैक्टर आपको मिला है 5 और दूसरा आपको मिला है 3 2 6। 6 और 5 भी आपके पास नहीं है, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 30 तो मिल जाएगा, लेकिन आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर हमें प्लस का 7 नहीं मिलेगा। तो हाँ, एक तो आपके पास देखो 6 और 5, और दूसरा आपके पास क्या हो सकता है, 5 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 5 बेसिकली देखो 3 फैक्टर्स है ना। ठीक है, 2 3 और 5।
तो मुझे 2 फैक्टर्स चाहिए। तो अगर मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दूँ, 5 2 10 आ जाएगा, एक फैक्टर मुझे 10 मिल गया और दूसरा 3। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया जाए, मल्टीप्लाई करने पर मुझे 30 मिल जाएगा और इनको आपस में सब्ट्रैक्ट जब किया जाए तो मेरे पास प्लस का 7 आ जाएगा। तो इसलिए मुझे अब साइन, क्योंकि प्लस का 7 चाहिए, इसलिए बड़ी रकम के साथ मैं प्लस का साइन रखूँगा और छोटी रकम के साथ मैं माइनस का साइन रखूँगा। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा। पहले मैं माइनस का 3x लिख दूंगा, फिर मैं प्लस का 10x लिख दूंगा, -30 = 0। अब मैं यहाँ से सिंप्लीफाई जस्ट मुझे करना है, इधर से मैं x को कॉमन ले लूँगा और यहाँ से मैं प्लस का 10 कॉमन ले लूँगा, तो अंदर मेरे पास x - 3 आ जाएगा। पहले मैं इसको = 0 रख लूँगा, फिर मैं x + 10 को 0 के इक्वल रख लूँगा। यहाँ पे मेरे पास 2 सॉल्यूशंस आ जाएंगे। ये क्वेश्चन आई होप आपको समझ आया होगा, थोड़ा सा मुश्किल था लेकिन आसान था। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहाँ पे हमें कहा जा रहा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो अब हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के थ्रू जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको हमने उसके सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। मैं आपको 3 स्टेप बताऊंगा, उन तीनों स्टेप्स को आपने माइंड में रखना है। बस उन 3 स्टेप्स को अगर आप फॉलो करते हो ना, तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के थ्रू सोल्व कर लोगे। ठीक है, इन तीनों स्टेप्स को ध्यान से नोट करना है आपने अपनी नोटबुक में। पहला स्टेप क्या है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा पहला स्टेप क्या है, आपने उसका जो कांस्टेंट है ना उसको इक्वेशन के वहाँ पर लेके जाना है। ठीक है, पहला स्टेप आसान था। आपने क्या काम करना है, जो भी कांस्टेंट होगा उसको आपने इक्वेशन के दूसरी तरफ लेकर जाना है। पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या है, आपने जो x² का कोफिशिएंट है ना वो 1 बनाना है। अगर पहले से 1 है तब तो ठीक है, तब तो दूसरे स्टेप की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे कुछ और होता, अगर 7 होता, 3 होता, तो आपने क्या काम करना था, उस केस में इसको 1 बनाना था। 1 कैसे बनेगा, आपने जो भी नंबर है यहाँ पे आपने उससे इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना है। जैसे अगर यहाँ पे 3 होता तो आप इस पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड करते। यहाँ पे 3 इसके साथ भी डिवाइड होता है, इस टर्म के साथ भी डिवाइड होता है और इस टर्म के साथ भी डिवाइड होता है। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा स्टेप। इस केस में हमें दूसरे स्टेप की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले से हमारे पास x² का जो कोफिशिएंट है वो 1 है। ठीक है, दूसरा स्टेप भी आपको समझ आ गया, आसान था पहले 2 स्टेप्स। तीसरा स्टेप आपने जो है ध्यान से सुनना है और इम्पोर्टेंट स्टेप है, और इसी स्टेप में जो है बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन भी होती है। तीसरा स्टेप क्या है, आपके पास जो भी x का कोफिशिएंट है ना, ठीक है, जो भी आपके पास x का कोफिशिएंट है उसको आपने रफ वर्क में ले जाना है। ठीक है, जैसे इस केस में 4 था तो मैं इसको उठा के रफ वर्क में ले आया। इसको आपने करना है 2 से डिवाइड। हर बार आपने यही काम करना है, जो भी x का कोफिशिएंट होगा आपने उसको 2 से डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड करने के बाद जो भी नंबर आता है ना, जैसे इस केस में हमारे पास 2 आ रहा है, तो जो भी नंबर आता है ना उस नंबर का स्क्वायर आपने बोथ साइड पर ऐड कर देना है। इक्वेशन के बोथ साइड पर आपने ऐड कर देना है। यहाँ पर भी ऐड कर दिया, यहाँ पर भी ऐड कर दिया। इससे फ़र्क तो कोई नहीं पड़ेगा। देखो इक्वेशन बैलेंस ही रहेगी, वो इक्वल ही रहेगी। ये दोनों अगर कट जाएँ तो वापस से हमारे पास पिछला स्टेप आ जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका तीसरा स्टेप। मैं दोबारा से इसको रिपीट कर देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। देखो जो भी आपके पास x का कोफिशिएंट है आपने उसको ले जाना है रफ वर्क में और आपने उसको 2 से डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड करने के बाद जो भी नंबर आपको मिलता है ना, उस नंबर को आपने इक्वेशन के दोनों तरफ आपने उसका स्क्वायर आपने ऐड कर देना है। उस नंबर का स्क्वायर, वो नंबर नहीं, उस नंबर का स्क्वायर लेना है। ठीक है, उस नंबर का स्क्वायर आपने बोथ साइड पर ऐड करना है। अब यहाँ पे हमेशा इक्वेशन के इस तरफ परफेक्ट स्क्वायर बन जाया करेगा। इसको हम हमेशा हर बारी ऐसे ही होगा। इसको मैं लिख लूँगा x का स्क्वायर। इस बीच वाले टर्म को आप हाइड कर लो। इन दोनों टर्म्स के थ्रू आप अगर बीच वाले टर्म बनाओ तो हमेशा बना करेगी। तो यहाँ पे देखो, इसको मैं बस साइन देख लो प्लस का, 2ab वाली टर्म बनानी है तो 2a की जगह पर x है और b की जगह पर अभी हमने 2 यहाँ पे लगाना है। ये सॉरी ये गलत है, ये प्लस का साइन है। ठीक है, तो इसको जब मल्टीप्लाई करो तो 4x आ जाता है। बीच वाली टर्म बन रही है इन दोनों के थ्रू, तो इसका मतलब ये क्लोज हो जाएगा। हर बार हमेशा ऐसे ही होगा, जो इक्वेशन के इस तरफ वाली चीज़ है वो हमेशा क्लोज हो जाया करेगी। इसको हम क्लोज कर लेंगे x + 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये दोनों नंबर्स आपस में ऐड हो जाएंगे तो 36 आ जाएगा। अब मैं क्या काम करूँगा, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास जो है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे मेरे पास प्लस माइनस, ये देखो यहाँ पे आना था प्लस माइनस स्क्वायर रूट 36, और 36 जो है वो मेरे पास 6 का स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो ये मेरे पास +-6 आ जाएगा। अब मैं क्या काम करूँगा, एक दफ़ा प्लस में लिख लूँगा और एक दफ़ा माइनस में लिख लूँगा, और देन मैं जस्ट इसको सिंप्लीफाई करूँगा। यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू 4 आ जाएगी और यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू 8 आ जाएगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है x² + 8x = 0। तो इस केस में हमारे पास कांस्टेंट है ही नहीं, तो पहला स्टेप तो इस केस में स्किप हो जाएगा और दूसरा स्टेप भी स्किप हो जाएगा। पहले से x² का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, तो हमें खुद से 1 बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब रह गया तीसरा स्टेप। मैंने आपको क्या बोला था, जो भी x का कोफिशिएंट होगा ना आपने उसको उठा के ले जाना है रफ वर्क में और फिर आपने उसको डिवाइड करना है 2 से। 2 से डिवाइड करने के बाद जो भी नंबर आएगा
आपने उस नंबर का स्क्वायर इक्वेशन के बोथ साइड पर ऐड करना है। तो मेरे पास 4 आया है, तो इस 4 का स्क्वायर मैं यहाँ पर भी ऐड कर दूंगा इक्वेशन के, और मैं इस तरफ भी ऐड कर दूंगा, ठीक है। अब मैं क्या काम करूँगा, मैंने आपको बोला था यहाँ पे हमेशा क्लोज हो जाया करेगा। मैं क्या काम करूँगा, इन दोनों के थ्रू मैं बीच वाली टर्म बनाने की कोशिश करूँगा, तो देखो बन जाएगी। इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स का स्क्वायर, ये मेरे पास पहले से 4 का स्क्वायर है, और बीच वाली टर्म हमारे पास क्या होती है 2ab वाली। साइन आप देख लो, प्लस का साइन है, 2a की जगह पर मैं x लिख सकता हूँ, b की जगह पर मैं 4 लिख सकता हूँ। तो ये मेरे पास बीच वाली टर्म हमेशा बना करेगी, चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये वाला स्टेप बेशक ये ना भी करो तो ठीक है, आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हो x + 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 16। अब आप क्या करोगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करोगे, तो ये आपके पास आ जाएगा x + 4 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो ये आ जाएगा +-4, ठीक है। अब हम क्या काम करेंगे, इसको एक दफ़ा प्लस में ले लेंगे और एक दफ़ा हम इसको माइनस में ले लेंगे, और वहाँ से हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो ये मैंने इसको एक दफ़ा प्लस में लिख दिया और एक दफ़ा मैंने इसको माइनस में लिख दिया है। यहाँ से देखो ये प्लस का 4 है, वहाँ पे जाके माइनस का 4 हो जाएगा, तो 4 - 4 0 आ जाएगा। और यहाँ पे देखो प्लस का 4 है इक्वेशन के, वहाँ जाके माइनस का 4 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस का 8 आ जाएगा। तो इन दोनों को मैं सोल्यूशन सेट में ऐसे लिख दूंगा, 0 और -8। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है x² + 6x - 9 इज इक्वल्स टू 0। हमेशा की तरह तीनों स्टेप्स आपको याद है ना। पहला स्टेप क्या है, कॉन्स्टेंट आपने वहाँ पर लेकर जाना है, लेकर आ गए हो। अब आपने क्या काम करना है, जो कोफिशिएंट है x² का उसको 1 बनाना है, तो इस केस में पहले से 1 है, तो दूसरा स्टेप स्किप हो जाएगा। अब रह गया तीसरा स्टेप। देखो आपने इसमें क्या करना है, जो भी x का कोफिशिएंट है ना 6 है, इसको ले आओ उठा के रफ वर्क में, इसको आपने करना है 2 से डिवाइड। 2 से डिवाइड करने के बाद जो भी नंबर आपको मिला है ना, उस नंबर का स्क्वायर आपने बोथ साइड पर ऐड करना है। यहाँ पर भी ऐड करेंगे और यहाँ पर भी हम ऐड कर देंगे। तो देखो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया और यहाँ पर भी मैंने ऐड कर दिया। अब यहाँ पे हमेशा x ये जो है परफेक्ट स्क्वायर बन जाया करेगी। इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ x + 3 का होल स्क्वायर डायरेक्ट लिख सकता हूँ, लेकिन मैं ये वाला स्टेप भी लिखना चाहता हूँ। तो मैं क्या काम करूँगा, इसको मैं हाइड कर लूँ अगर तो बीच वाली टर्म मेरे पास 2ab होती है, तो 2a की जगह पर x है, b की जगह पर 3 है। और मैं चेक करूँगा, देखो इन दोनों के थ्रू बीच वाली टर्म बन रही है ना, हमेशा बना करेगी, बेशक आप चेक करो या फिर ना करो, ठीक है। तो इसको मैं लिख लूँगा नेक्स्ट स्टेप में x, और साइन ये वाला आएगा x + 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 + 9 18 आ जाएगा। अब मैं क्या काम करूँगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये मेरे पास आ जाएगा x + 3, क्योंकि स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे जो है मेरे पास, जब आप स्क्वायर रूट 18 को कैलकुलेटर में डालोगे ना, ये देखो स्क्वायर रूट 18 इसको आप कैलकुलेटर में डालोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट 2। इसका मतलब यही है कि इस 18 को हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर × 2। तो ये स्क्वायर रूट दोनों के ऊपर अप्लाई होगा, तो 3 स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए 3 बाहर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अच्छा जी, अब हम एक दफ़ा इसको प्लस में ले लेंगे और एक दफ़ा माइनस में ले लेंगे, या फिर अगर ना भी लें तो क्योंकि ये ऐड तो हो नहीं रहे, तो इसलिए मैं जस्ट इसको वहाँ पर ले जाऊँगा, तो ये मेरे पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा, ठीक है। -3 + -3 स्क्वायर रूट 2। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 3x² + 12x + 8। अब यहाँ पे जो है ना आपको समझ आने वाली है, जो दूसरा स्टेप है ना, पिछले तीनों क्वेश्चन में दूसरा स्टेप तो लग नहीं रहा था, पहले से x² का कोफिशिएंट 1 था, लेकिन यहाँ पे x² का कोफिशिएंट आपको 3 नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे जो है दूसरा स्टेप आपको समझ आएगी उसकी। तो देखो सबसे पहला स्टेप, आप ये जो कॉन्स्टेंट है इसको इक्वेशन के वहाँ पर ले आओ। अब दूसरा स्टेप क्या था, हमने जो x² का कोफिशिएंट है इसको 1 बनाना है। तो 1 कैसे बनाऊंगा, इसको मैं 3 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दूंगा। तो जब यहाँ पे डिवाइड होगा तो 3 से कैंसिल हो जाएगा। मैं आपको करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे भी 3 से डिवाइड हो गया, यहाँ पे भी डिवाइड कर दिया और यहाँ पे भी डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे कैंसिल हो गया। और यहाँ पे 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, ये 4x आ गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा -8 / 3। ये हो गया दूसरा स्टेप, x² का कोफिशिएंट 1 बन चुके हैं। अब हम बात करेंगे तीसरे स्टेप की, ठीक है। तो तीसरा स्टेप क्या था, मैंने आपको बोला था x का जो भी कोफिशिएंट है उसको उठा के ले जाओ रफ वर्क में, और इसको आपने डिवाइड करना है 2 से। 2 से डिवाइड करने के बाद 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, जो भी नंबर आएगा उस नंबर का स्क्वायर आपने बोथ साइड पर ऐड करना है। यहाँ पर भी देखो मैंने ऐड कर दिया, और इसका स्क्वायर 4 के इक्वल होता है, यहाँ पर भी मैंने इसको ऐड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमेशा ये परफेक्ट स्क्वायर बना करेगा x + 2 का होल स्क्वायर। ये स्टेप दोबारा मुझे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, ये पता है आपको कैसे हुआ है। इसको अगर आप हाइड करो तो ये बीच वाली टर्म हमारे पास क्या बनेगी, 2, a की जगह पर x है और b की जगह पर 2 है, तो ये वापस से वो चीज़ आ रही है, तो इसका मतलब ये क्लोज हो सकता है। तो इसको मैं लिख दूंगा x + 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे जो है इन दोनों फ्रैक्शंस को ऐड करूँगा। ये 4 / 1 है। तो मैंने आपको बताया था, एक तरीका बताया था, दो फ्रैक्शंस को सबसे आसान तरीका दो फ्रैक्शंस को ऐड करने का क्या है, आप उनका डिनोमिनेटर सेम कर लो। तो यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर मैं कैसे सेम कर सकता हूँ, इस 4 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से, और 3 से ही मैं डिवाइड भी कर दूंगा, क्योंकि इससे 4 पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो 4 ही रहेगा। ये दोनों कट जाएंगे, वो रहेगा 4 ही, ठीक है।
तो ये जो 4 है वो बन जाएगा मेरे पास 12 डिवाइडेड बाई 3। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाए ना तो उसको मैं ऐसे ही लिख दूंगा और ऊपर मेरे पास आ जाएगा -8 + 12 डिवाइडेड बाई 3। तो ऊपर मेरे पास आ जाएगा प्लस का 4 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो फ्रैक्शंस को ऐड करने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप उनका डिनोमिनेटर सेम कर लो। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे जो है x + 2 = ±√4 डिवाइडेड बाई 3। एक दफ़ा प्लस में लिख दूंगा, एक दफ़ा माइनस में लिख दूंगा। अरे एक मिनट, नहीं ज़रूरत नहीं है लिखने की क्योंकि वो आपस में ऐड नहीं हो रहा। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली क्या काम करूँगा, स्क्वायर रूट को दोनों के ऊपर अप्लाई कर दूंगा। तो ऊपर जब आएगा तो ये 2 आ जाएगा और नीचे डिवाइडेड बाय √3 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या काम करूँगा, इस +2 को इक्वेशन के वहाँ पे ले जाऊँगा। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, -2 + -2 डिवाइडेड बाय √3। अलग से मुझे इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस और माइनस में अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, जिस केस में आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाएँ तो उस केस में हम एक दफ़ा प्लस में लिख लेते हैं और एक दफ़ा माइनस में। तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट आ चुके हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है x² + x + 1 = 0। तो सबसे पहले मैं कांस्टेंट को दूसरी तरफ ले जाऊंगा, उसके बाद मैं x² का कोफिशिएंट 1 बनाऊंगा। तो यहाँ पे पहले से 1 है और फिर मैं क्या काम करूँगा, जो मेरे पास x का कोफिशिएंट है 1, इस केस में 1 है तो उसको मैं ले जाऊँगा रफ वर्क में, उसको मैं डिवाइड करूँगा 2 से। तो ये मेरे पास यही, ये तो सिंप्लीफाई हो ही नहीं सकता, तो यही आ गया। तो इसका स्क्वायर मैं बोथ साइड पर ऐड कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर भी मैंने इसका स्क्वायर ऐड कर दिया और यहाँ पर भी मैंने इसका स्क्वायर क्या आएगा, बेसिकली 1/4 ही आएगा ना। ऊपर वाली टर्म का स्क्वायर 1 ही रहेगा और नीचे वाली टर्म का स्क्वायर 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, इसको मैं डायरेक्ट, इस केस में मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। अगर आप डायरेक्ट ना भी लिखो तो इसको आप लिख सकते हो x का स्क्वायर प्लस ये आपके पास पहले से लिखा हुआ है 1/2 का स्क्वायर, और बस साइन देख लो, साइन क्या है, प्लस का। तो प्लस लगा दिया, आप इसको हाइड कर लो बीच वाली टर्म को। देखो 2 a क्या है आपका x है, b क्या है आपका 1/2। तो अब आप चेक करो क्या बीच वाली टर्म बन रही है। तो ये देखो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बीच में सिर्फ x रह जाएगा। तो ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, a + b का होल स्क्वायर। तो इसको मैं लिख दूंगा x + 1/2 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे देखो मैंने आपको बोला है ना, डिनोमिनेटर इनका अगर सेम कर लो तो आसान हो जाता है आपके पास। तो आप इसको 4 से मल्टीप्लाई भी कर लो, डिवाइड भी कर लो, उसके बाद आप इसको आपस में ऐड कर लो, ऊपर आ जाएगा -4 + 1 डिवाइडेड बाय 4। इसको आप क्या करोगे, देखो मैं आपको बता देता हूँ, इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, -4 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, रहेगा तो ये -1 ही। तो उसके बाद फिर आप नेक्स्ट स्टेप में जब आप इनको ऐड करोगे तो नीचे 4 एज इट इज़ आ जाएगा और ऊपर वाली टर्म्स आपस में ऐड हो जाएंगी, -4 और प्लस का 1। फिर ये आपके पास आ जाएगा -3 डिवाइडेड बाय 4 और टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। देन आपने जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है, ये स्क्वायर रूट दोनों के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय नीचे आपके पास 2 हो जाएगा। स्क्वायर रूट 4 जो है वो 2 के इक्वल होता है। उसके बाद आप क्या काम करोगे, इस 1/2 को वहाँ पर ले जाओगे और -1/2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। अब इनको अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप इनको ऐड नहीं कर सकते, इसलिए ये ऐसे ही लिखा रहे और ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4x² - 8x - 5 = 0। सबसे पहला स्टेप आप कांस्टेंट को वहाँ पर ले जाओ। दूसरा स्टेप, अब आपने देखो x² का कोफिशिएंट इसको 1 बनाना है। तो 1 कैसे बनेगा, आप इस पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दो। तो आप जब 4 से डिवाइड करोगे इस पूरी इक्वेशन को तो वो हर टर्म के साथ डिवाइड होगा। तो यहाँ पे 4 कैंसिल हो जाएगा, ये x² रह जाएगा सिर्फ, और यहाँ पे 4 1 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8, तो ये माइनस का 2x आ जाएगा और यहाँ पे ये कटिंग नहीं हो सकती, तो ये 5/4 ही रहेगा। अब आपने क्या काम करना है, जो भी आपके पास x का कोफिशिएंट है आपने उसको ले जाना है रफ वर्क में और आपने उसको डिवाइड, अच्छा साइन को स्किप कर दो आप, क्योंकि साइन को आप स्किप कर दो क्योंकि मैं आपको बताता हूँ क्यों। तो देखो आपने उसको ले जाना है रफ वर्क में, आपने उसको 2 से डिवाइड करना है। जो भी नंबर आता है ना उसका स्क्वायर आपने बोथ साइड पर ऐड करना है। अब क्योंकि स्क्वायर बेशक आप नेगेटिव नंबर का लो या पॉजिटिव नंबर का लो, वो हमेशा पॉजिटिव ही नंबर आने वाला है। तो इसलिए हम साइन को जो है स्किप कर देते हैं, हम सिर्फ जो नंबर है उसको लेकर जाते हैं, क्योंकि हमने करना तो यही होता है ना, उसका स्क्वायर ही ऐड करना होता है बोथ साइड पर। तो इसलिए स्क्वायर बेशक नेगेटिव नंबर का लिया जाए या पॉजिटिव नंबर का लिया जाए, वो हमारे पास जो है पॉजिटिव ही आता है। ठीक है, तो अब आप क्या काम करोगे, अच्छा यहाँ से आप ले जाओ इस 2 को, आप यहाँ पे रफ वर्क में ले जाओ, इसको आप डिवाइड करोगे तो ये आपके पास 1 आ जाएगा। तो 1 का स्क्वायर अब आप बोथ साइड पर ऐड करोगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्लोज इसको कर लो। तो बीच वाली टर्म को अगर मैं हाइड करूँ तो ये मेरे पास कुछ इस तरह आएगी, ए की जगह पर x है, बी की जगह पर 1 है। तो इसको जब मैं क्लोज कर लूँगा ये मेरे पास आ जाएगी x - 1 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर आप अगर सेम कर लो तो क्या आ जाएगा, ऊपर भी 4 आ जाएगा। 1 को आप 4 से मल्टीप्लाई भी कर दो, डिवाइड भी कर दो, तो ऊपर क्या रह जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 डिवाइड बाई 4। तो ये क्या हो जाएगा, 5 + 4 डिवाइड बाई 4।
तो ऊपर आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 4। अब आप करो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये आपके पास आ जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 9 डिवाइड बाई 4। ये स्क्वायर रूट इन दोनों के ऊपर अप्लाई होगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये मेरे पास आ चुका है। एक दफ़ा मैंने इसको प्लस में लिख दिया और एक दफ़ा माइनस में, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या काम करूँगा, इस -1 को वहाँ पर ले जाऊँगा, सिमिलरली यहाँ पे भी -1 को वहाँ पर ले जाऊँगा। यहाँ पे दोनों फ्रैक्शंस आपस में ऐड हो जाएंगी। ऐड कैसे होंगी आपको पता है, मैंने अभी आपको बताया था। इस वाली को डिनोमिनेटर आप सेम कर लो, तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई भी कर दो, आप डिवाइड भी कर दो, तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। नीचे 2 आ जाएगा, ऊपर क्या आपके पास आ जाएगा 3 + 2। और यहाँ पे भी वही काम आप करो, तो ये आपके पास 2 रूट्स निकल कर आ जाएंगे। एक आपके पास आएगा 5 डिवाइडेड बाई 2 और दूसरा आपके पास आएगा -1 डिवाइडेड बाई 2। अब आ जाओ अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो अब हमने ना क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू इक्वेशंस के जो सॉल्यूशंस हैं वो निकालने हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको सबसे पहले मैं बता देता हूँ, ये आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला है। यहाँ पे आपके पास वो वाला वेरिएबल आएगा जो आपकी इक्वेशन में होगा, ठीक है। यहाँ पे इस केस में x है, तो इसलिए यहाँ पे मुझे x के क्योंकि सॉल्यूशंस निकालने हैं, तो इसलिए यहाँ पे x है। अगर यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ होता y² - 9 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे मैं y लिखता, ठीक है, क्योंकि उस केस में मुझे y के सॉल्यूशंस चाहिए थे। तो यहाँ पे हमेशा वही वाला वेरिएबल आएगा जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वेरिएबल होगा। उसके बाद यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये आपने फार्मूला याद रखना है, क्योंकि इसी फार्मूला के थ्रू हम इक्वेशंस के आगे सॉल्यूशंस निकालेंगे। अब इसमें अगर आप देखो तो a b c आपके पास क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। a आपके पास जो भी x² का कोफिशिएंट है ना, वो आपके पास a होगा। a आपके पास क्या होगा, हमेशा जो भी x² का कोफिशिएंट है वो होगा, और b आपके पास जो x का कोफिशिएंट है वो होगा। तो इस केस में हमारे पास x है ही नहीं, तो इसलिए b जो है b की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि x का कोफिशिएंट 0 होगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा, ठीक है। और c हमारे पास क्या हुआ करेगा, c हमारे पास कांस्टेंट हुआ करेगा। जो भी उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास कांस्टेंट होगा ना, वो हमारे पास c हुआ करेगा, ठीक है। a हमारे पास x² का कोफिशिएंट होगा, b हमारे पास x का कोफिशिएंट होगा और c हमारे पास कांस्टेंट होगा। अच्छा, अब उसके बाद आपने क्या काम करना है, इन तीनों वैल्यूज़ को आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट कर देना है। जस्ट आपने रिप्लेस करनी है वैल्यूज़। तो यहाँ पे b की जगह पे 0 पुट कर दूंगा, तो 0 जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 ही आ जाएगा। प्लस माइनस 0 का स्क्वायर 0 आ जाएगा, -4 a की जगह पर 1 आ जाएगा और c की जगह पर -9 आ जाएगा। एंड देन अब मैं इसको जस्ट सिंप्लीफाई करूँगा, तो ये अंदर मेरे पास क्या आ जाएगा, -4 माइनस के 9 से मल्टीप्लाई होगा तो वो प्लस का 36 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में ये स्क्वायर रूट 36 का स्क्वायर इसको मैं लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा +-6 डिवाइडेड बाई 2, और 2 3 * 6 होता है, तो ये मेरे पास आ जाएगा +-3। और ये मेरे पास सॉल्यूशन सेट में इसको मैं लिख दूंगा एक दफ़ा +3 और -3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 2x² + 5x + 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे मेरे पास a की वैल्यू क्या है, 2 है, और b की वैल्यू 5 है, और c की वैल्यू मेरे पास 1 है, ठीक है। अब इसको मैं इन तीनों वैल्यूज़ को मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट कर दूंगा। ये मेरे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। इसमें b की जगह पे 5 आ जाएगा, -5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, -4ac। तो ये देखो 4a की जगह पर क्या है 2 है, और c की जगह पर क्या है 1 है, तो ये मेरे पास आ जाएगा 4 2 = 8, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। अब आप क्या काम करोगे, 25 - 8 आपके पास 17 आ जाएगा। तो ये आपके पास सॉल्यूशन आ चुका है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है x² - 23x - 24 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे a की वैल्यू जो x² का कोफिशिएंट है वो है, a की वैल्यू 1 है, और b की वैल्यू आपके पास -23 है, और c की वैल्यू आपके पास -24 है। तो अब हम इन तीनों वैल्यूज़ को क्वाड्रेटिक फार्मूला में रिप्लेस करेंगे। तो ये -23 था, तो ये -b, तो देखो माइनस, और b की जगह मैं -23 पुट करूँगा, तो ये मेरे पास +23 आ जाएगा। प्लस माइनस स्क्वायर रूट b², तो देखो -23 का जब आप स्क्वायर लोगे, मैं आपको लेकर दिखा देता हूँ। देखो -23 का जब आप स्क्वायर लोगे तो वो आपके पास आएगा 529। तो यहाँ पे मैंने 529 पुट कर दिया, और उसके बाद -4ac। तो ये आपके पास क्या है, -4, a की जगह पर 1 है, और c की जगह पर क्या है -24। तो -4 को जब आप -24 से मल्टीप्लाई करोगे वो आपके पास 96 आएगा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या काम करना है, इन दोनों को ऐड कर लेना है। ये आपके पास 625 आ जाएगा अंदर, और 625 जो है वो 25 का स्क्वायर होता है। ये आ जाएगा आपके पास 625 आपके पास आ जाएगा 25 के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा, एक दफ़ा आप इसको प्लस में लिखोगे, एक दफ़ा माइनस में लिखोगे, तो ये आप ऊपर ऐड हो जाएंगी। हमारे पास 48 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, और ये हमारे पास हो जाएगा 23 - 25 डिवाइड बाई 2। तो जस्ट आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, यहाँ पे 24 आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास -1 आ जाएगा। ये दो सॉल्यूशंस निकल कर आ चुके हैं।
नेक्स्ट है हमारे पास x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो पहले तो यहाँ पे मैं a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूले के थ्रू इसको मैं एक्सपेंड करूँगा और इसको मैं a माइनस बी होल स्क्वायर वाले फार्मूले के थ्रू इसको एक्सपेंड करूँगा, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, और प्लस 2ab, ये इस तरह है ना, 2a की जगह पर x है और b की जगह पर 1 है, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2x। इसी तरह से मैं इसको a माइनस बी होल स्क्वायर वाले फार्मूले के थ्रू इसको मैं ओपन करूँगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा a स्क्वायर, तो ए स्क्वायर ये मेरे पास 2x का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर दोनों के ऊपर अप्लाई होगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा 4x स्क्वायर। तो ये 4x स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस b का स्क्वायर ये मेरे पास आ जाएगा 1, और 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, फिर माइनस 2ab, माइनस 2a की जगह पर क्या है x, ये 2x है, और b की जगह पर क्या है 1 है, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 2 4, 4 1 4, तो ये माइनस का 4x आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। अब मैं क्या काम करूंगा, इन तीनों टर्म्स को मैं इक्वेशन के इस तरफ ले आऊँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है वो मेरे पास पॉजिटिव रहे। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ ये बड़ा नंबर है, तो इसलिए मैं इस वाले को, छोटे नंबर्स वाली टर्म्स को मैं वहाँ पर ले जाऊँगा। यहाँ पर मेरे पास पहले से प्लस का 4x स्क्वायर मौजूद है, तो ये जब वहाँ पर जाएगा माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा। वहाँ पर पहले से मेरे पास माइनस का 4x मौजूद है, और ये जब प्लस का 2x वहाँ पर जाएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा, और वहाँ पर पहले से मेरे पास प्लस का 1 मौजूद है, और ये जब प्लस का 1 वहाँ पर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस 1 माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या रह जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस ये सेम वेरिएबल वाली टर्म्स आपस में ऐड हो जाएंगी, -4 -2 माइनस का 6x आ जाएगा। उसके बाद मैं क्या काम करूँगा, 3 को कॉमन निकाल लूँगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x, तो 3 वहाँ जाके 0 से डिवाइड होकर ख़त्म हो जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल्स टू 0। तो अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए, क्योंकि जब तक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगी आपको a और b और c की वैल्यूज़ नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो इसलिए इन तीनों वैल्यूज़ को जब तक आपको नहीं मिलेंगी तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला नहीं लगा सकते। तो इसलिए आपको क्वाड्रेटिक जो भी इक्वेशन है आपने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है। अब आप क्या काम करोगे, ए बी सी की वैल्यूज़ निकालोगे, ए की वैल्यू 1 आ जाएगी, बी की वैल्यू -2 आ जाएगी, और सी की वैल्यू आपके पास 0 आ जाएगी। उसके बाद आपने इन तीनों वैल्यूज़ को फार्मूला में पुट करना है। फार्मूला में माइनस बी की जगह पे माइनस का 2 रखूँगा तो वो प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस माइनस बी का स्क्वायर आपके पास 4 आ जाएगा, और -4ac, तो ये आपके पास क्या होगा, -4, ए की जगह पर 1 है और सी की जगह पर 0 है, तो 0 किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई हो तो वो 0 आ जाता है आपके पास। उसके बाद आपके पास क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट 4 रह जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 2। अब आप एक दफ़ा प्लस में इसको लिख लोगे और एक दफ़ा माइनस में लिख लोगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 2, और ये आपके पास 0 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। 0 किसी भी चीज़ के साथ डिवाइड होता है वो 0 आ जाता है, तो ये आप सॉल्यूशन सेट लिख लोगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस x इंटू एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू 0। तो पहला आपने यही काम करना है, आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्योंकि जब तक ये इक्वेशन आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगी आप a b और c की वैल्यूज़ नहीं निकाल सकते, और जब तक आप इन तीनों की वैल्यूज़ नहीं निकाल सकते आप क्वाड्रेटिक फार्मूला नहीं लगा सकते। तो इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा। देखो मैंने आपको बताया था 2 फ्रैक्शंस को ऐड करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप उनका डिनोमिनेटर सेम बना लो। तो इन दोनों का डिनोमिनेटर मैं सेम कैसे कर सकता हूँ, अगर मैं ये जो 3 लिखा हुआ है इस 3 को मैं इस फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई भी कर दूँ और डिवाइड भी कर दूँ, ठीक है। इस फ्रैक्शन पे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, वापस से वही चीज़ आ जाएगी, ठीक है। इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए अगर मैं इस 3 को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई भी कर दूँ और डिवाइड भी कर दूँ, और इस 2 को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई भी कर दूँ और मैं डिवाइड भी कर दूँ, तो ये 2 तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो वो मेरे पास फ्रैक्शन वैसी की वैसी रहेगी, ठीक है। तो फ्रैक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसका मतलब मैं ये काम कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये वाला नंबर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूँगा और ये वाला नंबर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूँगा, ताकि मेरे पास डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो ये नीचे मेरे पास क्या हो जाएगा, 3 + 2 6 आ जाएगा, और ये मेरे पास 3 + 2 6 आ जाएगा, ठीक है। और ऊपर ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 2 इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब मैं जस्ट इसको सिंप्लीफाई कर लूँगा, नीचे मेरे पास 6 आ जाएगा, और ऊपर मेरे पास ये एज इट इज़ आ जाएंगी, दोनों आपस में टर्म सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, 6 वहाँ जाके ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे 3 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूँगा, ये आ जाएगा 3x + 3, और ये माइनस का 2x जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा -2x स्क्वायर आ जाएगा, और ये माइनस का 2x जब +2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 4x आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0। अब आपके पास ये जो है माइनस का 2x स्क्वायर आ जाएगा, और ये माइनस का 4x और प्लस का 3x ये आपके पास आ जाएगा माइनस का x, और ये प्लस का 3 इज इक्वल्स टू 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है। तो अब हम क्या काम करेंगे, a b और c की वैल्यूज़ निकालेंगे। a हमारे पास क्या होता है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो ये आ जाएगा -2। b हमारे पास क्या होता है, x का कोफिशिएंट, ये आपके पास आ जाएगा -1, और c आपके पास क्या होता है, कांस्टेंट, तो ये आपके पास आ जाएगा +3। अब आपने इन तीनों वैल्यूज़ को क्वाड्रेटिक फार्मूला में रिप्लेस करनी है, ठीक है।
तो ये आपके पास आ जाएगा बी की वैल्यू -1 थी, तो वो माइनस बी क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर, तो -1 का जब आप स्क्वायर लोगे तो वो 1 नहीं आ जाएगा, प्लस -4ac, तो ये आपके पास क्या आएगा, देखो -4, ए की जगह पर क्या है -2 है, और सी की जगह पर क्या है 3 है, तो ये आपके पास आ जाएगा 4 2 8 और 8 3 24, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 24 आएगा, तो ये आ गया 24। उसके बाद ये अंदर आ जाएगा, अंदर ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 25 हो जाएगा, और 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो वो 5 आ जाएगा सिर्फ, ठीक है। अब एक दफ़ा मैं इसको प्लस में लिख दूंगा और एक दफ़ा माइनस में लिख लूँगा, और इसको जस्ट मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो मेरे पास 2 रूट्स निकल के आ जाएंगे, एक -3/2 आ जाएगा और एक मेरे पास 1 आ जाएगा, और इसको मैं सोल्यूशन सेट में लिख लूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास x-2 इंटू x-6 इज इक्वल्स टू 2x+1 इंटू x+1। तो पहले मैं यही काम करूँगा, इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा। यहाँ पे मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा आपस में, तो पहले मेरे पास ये x इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, और फिर मेरे पास -2 इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी मैं पहले 2x को इसके साथ पूरे के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, और फिर मैं प्लस के 1 को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करूँगा। अब देन मैं इनको अंदर मल्टीप्लाई कर दूँगा, ये मेरे पास आ जाएगा x², ये मेरे पास आ जाएगा -6x, ये मेरे पास आ जाएगा -2x, और ये मेरे पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 6 12, तो ये प्लस का 12 आ जाएगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा 2x, जब x से मल्टीप्लाई होगा 2x² आ जाएगा, और प्लस का 2x आ जाएगा, ये प्लस का 1x आ जाएगा, और 1 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 आ जाएगा। अब मैं क्या काम करूँगा, सेम जो वेरिएबल वाली टर्म्स हैं उनको मैं आपस में ऐड कर लूँगा। ये माइनस का 6x और माइनस का 2x आपस में ऐड होकर माइनस का 8x आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस का 2x और प्लस का x आपस में ऐड होकर प्लस का 3x आ जाएगा। अब मैं क्या काम करूँगा, इन तीनों टर्म्स को वहाँ पर ले जाऊँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि x² के साथ जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव रहे। तो यहाँ पे बड़ी वैल्यू है और यहाँ पे कम छोटी वैल्यू है, तो मैं इस छोटी वैल्यूज़ वाली टर्म्स को वहाँ पे ले जाऊँगा। वहाँ पे मेरे पास पहले से प्लस का 2x² मौजूद है, तो ये प्लस का x² जब वहाँ पे जाएगा तो माइनस का x² हो जाएगा। वहाँ पे मेरे पास पहले से प्लस का 3x मौजूद है, और ये माइनस का 8x जब वहाँ पे जाएगा प्लस का 8x हो जाएगा। वहाँ पे मेरे पास पहले से प्लस का 1 मौजूद है, और ये प्लस का 12 जब वहाँ पे जाएगा माइनस का 12 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। अब मैं सेम वेरिएबल वाले टर्म्स आपस में ऐड कर लूँगा। ये प्लस का 2x² माइनस का x² ये आपके पास आ जाएगा प्लस का 1x², और ये 8x और 3x आपस में ऐड हो जाएंगे, इनके कोफिशिएंट 8 9 10 11, तो ये आपके पास आ जाएगा 11x, और ये आपके पास आ जाएगा प्लस का 1 माइनस का 12 माइनस का 11 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। अब जब इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए तो आप उस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हो। a b और c की वैल्यूज़ आप निकाल लोगे। a हमारे पास क्या होगा, x का कोफिशिएंट होगा x² का, सॉरी, और b आपके पास क्या होगा, x का कोफिशिएंट जो कि 11 है प्लस का, और c आपके पास आ जाएगा माइनस का 11। उसके बाद आपने इन तीनों वैल्यूज़ को इसमें रिप्लेस करना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखो माइनस का b है तो b की जगह पे मैं 11 डाल दूंगा, तो माइनस का 11 आ जाएगा, प्लस माइनस b का स्क्वायर क्या है, 11 का आप स्क्वायर लोगे तो 121 आ जाएगा, और -4ac, तो ये क्या है आपके पास -4, a की जगह पर क्या है 1 है, और c की जगह पर क्या है -11। तो ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो एक तो प्लस वाली टर्म आने वाली है, और 4 1s are 4, और 4 जब 11 से मल्टीप्लाई होगा तो 44 आ जाएगा, तो ये प्लस का 44 आ जाएगा। इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो ये 165 आ जाएगा। तो यही आपका, इससे ज़्यादा मजीद ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो ये आपका सोल्यूशन सेट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कैन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव मोर देन 2 सॉल्यूशंस, वाई और वाई नॉट। तो कह रहा है कि क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 या फिर 2 से ज़्यादा सॉल्यूशंस हो सकते हैं, अगर हो सकते हैं तो क्यों हो सकते हैं, और अगर नहीं हो सकते तो क्यों नहीं हो सकते। तो वो ये हमसे पूछ रहा है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 से ज़्यादा सॉल्यूशंस नहीं हो सकते, नो आपने आंसर करना है, नो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन 2 सॉल्यूशंस। अब आप बोलोगे क्या रीज़न है भाई, क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि जो हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो हमारे पास क्या होती है, ax² + bx + c। अब इसमें जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है ना वो हमारे पास 2 है। तो हमने मैथ्स का एक रूल है, जो हमारे पास जो भी पॉलिनोमियल है उसकी जो डिग्री है हमारे पास, जो भी उसकी हाईएस्ट पावर है उसके सॉल्यूशंस भी उतने ही आएंगे। तो इसमें हमारे पास क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है, इसकी डिग्री 2 है, तो इसलिए हमारे पास इसके 2 सॉल्यूशंस आएंगे। तो यही रीज़न मैं उनको नीचे बता भी दूंगा, ठीक है। दिस इक्वेशन इज़ डिग्री 2, सो इट कैन हैव एट मोस्ट 2 सॉल्यूशंस। तो मैंने लिखा है कि ये इक्वेशन जो है डिग्री 2 की है, तो इसके ज़्यादा से ज़्यादा 2 सॉल्यूशंस हो सकते हैं, कम से कम एक हो सकता है। देखो अगर बाज़ दफ़ा आप 2x की वैल्यूज़ निकालते हो, दोनों सेम आ जाती हैं, ठीक है, तो एक सॉल्यूशन इसका हो सकता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इसके कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। आगे फिर मैंने वही चीज़ लिख दी है, देयर इज़ अ मैथमेटिकल रूल, एक मैथमेटिकल रूल है दैट स्टेट्स अ पोलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री n। कोई भी पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री n है, ठीक है, इस केस में तो डिग्री 2 है ना, तो मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। तो पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री n है, कैन हैव एट मोस्ट n सॉल्यूशंस,
तो डिग्री n की जो पोलिनोमियल होगी उसके ज़्यादा से ज़्यादा n ही सॉल्यूशंस हो सकते हैं, उससे और ज़्यादा नहीं होंगे हमारे पास। सिंस अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो हमारे पास पोलिनोमियल है डिग्री 2 की। इट कैन हैव एट मोस्ट 2 सॉल्यूशन, इसके ज़्यादा से ज़्यादा हमारे 2 सॉल्यूशंस हो सकते हैं, ठीक है। अब आ जाओ अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। यहाँ पे हमें कहा जा रहा है सोल्व एक्स स्क्वेयर प्लस 6x इज इक्वल्स टू -9 बाय ग्राफिंग एंड फैक्टोरिंग मेथड। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने ग्राफिंग मेथड के थ्रू भी इसके सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं और हमने फैक्टोरिंग मेथड के थ्रू भी इसके सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। मुझे पता है आप लोगों को ग्राफिंग मेथड जो है ना ये थोड़ा सा तंग करने वाला है, लेकिन ये मैं आप लोगों के लिए आसान बना दूंगा, ठीक है। आपने ध्यान से देखना है, जो बातें बता रहा हूँ ना वो आपने नोट करनी है लाजमी। तो सबसे पहले तो मैं फैक्टोरिंग मेथड के थ्रू इसके सॉल्यूशन निकाल लूँगा, वो आपको निकालना आसान है, ठीक है। वो आपको पता है कैसे निकलेंगे। देखो यहाँ पे पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगी। इस -9 को यहाँ पे ले आओ, तो ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है। अब आपको मैंने बोला था कि फैक्टोरिंग मेथड में आपने प्रायोरिटी किसको देनी है, फार्मूले को। तो यहाँ पे आप अगर इन 2 टर्म्स के थ्रू बीच वाली टर्म को बनाओगे, अगर बीच वाली टर्म बन जाती है तो हम इसको क्लोज कर देंगे। तो आप बीच वाली टर्म को हाइड कर लो, ठीक है। हमने इन दोनों टर्म्स के थ्रू बीच वाली टर्म बनाएंगे, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x का स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर। और बीच वाली टर्म हमारे पास फार्मूले में क्या होती है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही वाली होती है ना। तो ये मेरे पास क्या है 2, a मेरे पास है x और b की वैल्यू है मेरे पास 3। अब अगर मैं इस अंगूठे को हटाऊं तो यहाँ पे देखो 2 3 = 6, तो ये बीच वाली टर्म बन रही है इन दोनों के थ्रू। तो मैं इसको क्लोज कर दूंगा। क्लोज कैसे होगा, x साइन ये वाला आएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ से टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करूँगा तो मेरे पास x की एक वैल्यू निकल के आएगी -3। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हमें x की एक वैल्यू मिल रही है, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था एक या फिर 2 मिल सकती हैं, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे पास है -3 आ गया सॉल्यूशन सेट। अब हम आते हैं ग्राफिंग मेथड में। तो यहाँ पे देखो पहले जो मैं आपको टर्म्स बता रहा हूँ ना, आपने उनको माइंड में रखना है। तो कोई भी आपके पास ये क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया हुआ है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये जो एक्सप्रेशन होगी ना, ये आपका फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। ये आपका क्या कहलाएगा, फंक्शन। इसको मैं बोल सकता हूँ y को, इसको मैं y के इक्वल भी बोल सकता हूँ और इसको मैं f(x) भी कह सकता हूँ, ठीक है। इसको मैं y भी कह सकता हूँ और इसको मैं f(x) भी कह सकता हूँ। f(x) इसको मैं क्यों कह सकता हूँ, क्योंकि इसमें x वेरिएबल आ रहा है। अगर इसमें q वेरिएबल आ रहा होता तो इसको मैं f(q) लिख सकता। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसमें ये जो एक्सप्रेशन है ये हमारे पास एक फंक्शन कहलाएगी, इसको हम एक फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। ये इसको हम f(x) भी बोल सकते हैं, इसको हम y भी बोल सकते हैं। पहला पॉइंट आपको क्लियर है। दूसरा पॉइंट ये है कि वर्टेक्स आपको पता होना चाहिए कोई भी, बल्कि एक मिनट, वर्टेक्स से पहले मैं आपको एक और बता दूं। दूसरा पॉइंट ये है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, जब आप उसको प्लॉट करोगे तो आपके पास जो ग्राफ है ना वो यू शेप्ड का आएगा। ग्राफ आपके पास हमेशा इस तरह से यू शेप का आएगा। एक्स वाई एक्सिस पे जब आप उसको प्लॉट करोगे ना तो यू शेप का ग्राफ आएगा। वो ऊपर हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, नीचे हो सकता है, ठीक है। या फिर उसका मुंह अगर ऊपर की तरफ नहीं खुला हुआ तो नीचे की तरफ खुला हो सकता है, ठीक है। तो बताने का मकसद ये है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जब आप उसको एक्स वाई एक्सिस पे प्लॉट करोगे तो उसका जो ग्राफ आएगा वो यू शेप का आएगा। इसको हम पैराबोला भी बोलते हैं। या तो इसका मुँह ऊपर की तरफ खुला होगा या इसका मुँह नीचे की तरफ खुला होगा। अब ये कैसे पता चलेगा भाई इसका मुंह ऊपर की तरफ खुला हुआ है और इसका मुंह नीचे की तरफ है, तो वो हमें पता चलेगा एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से। तो अगर इसका कोफिशिएंट एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, अगर इसका कोफिशिएंट एक पॉजिटिव नंबर है तो इसका मतलब जो हमारा ग्राफ बनेगा उसका मुंह ऊपर की तरफ खुला होगा। और अगर इसका जो कोफिशिएंट है वो एक नेगेटिव नंबर है तो इसका मतलब जो हमारा ग्राफ है वो नीचे की तरफ उसका मुंह होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर है। अब आप आ जाओ, पहले तो आप इसको लेट कर लो। इसको हम, मैंने आपको बोला है इसको हम y भी बोल सकते हैं, इसको हम f(x) भी बोल सकते हैं। तो इसको हमने इस चीज़ के इक्वल लेट कर लिया और इसको हम इक्वेशन 1 बोल देंगे। अब हम क्या काम करेंगे, अब हम पॉइंट्स को फाइंड करेंगे और फिर उन पॉइंट्स को हम लोग एक्स वाई एक्सिस में प्लॉट करेंगे। प्लॉट करने के बाद फिर हम उन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे तो हमें एक यू शेप का जो है वो ग्राफ मिलेगा। देखो इसका मुंह ऊपर की तरफ खुला हुआ है। क्यों ऊपर की तरफ खुला हुआ है? क्योंकि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो एक पॉजिटिव नंबर है। तो जब एक पॉजिटिव नंबर हो तो जो भी ग्राफ आएगा यू शेप वो ऊपर की तरफ खुला होगा। तो यहाँ से आपको एक चीज़ तो वैसे ही पता चल गई है। अब जो मेन मसला है ना, मुझे पता है आप लोगों का जो मेन मसला है वो क्या है। वो आप लोगों का मेन मसला ये है कि यार हर कोई, मैंने ये पॉइंट्स क्यों फाइंड किए हैं, इनके अलावा भी तो मैं फाइंड कर सकता था ना। हर बच्चा डिफरेंट पॉइंट्स फाइंड करेगा तो क्या उसका डिफरेंट आंसर आएगा? मुझे पता है आप लोगों की यही मेन कन्फ्यूजन है। तो मैं आपको बताता हूँ 3 पॉइंट्स आपने फाइंड करने हैं। 3 पॉइंट्स आपको मैं बता देता हूँ, ट्रिक बताता हूँ। आपने वो तीनों पॉइंट्स लाजमी यहाँ पे लिखने हैं, उनके अलावा
पॉइंट्स आगे पीछे हो सकते हैं, ठीक है। उनके अलावा आपकी मर्ज़ी है, पॉइंट्स आप निकालो या फिर ना निकालो, लेकिन एटलीस्ट 3 पॉइंट्स आपको मैं जो बताने जा रहा हूँ इनको आपने ध्यान से सुनना। ये तीनों पॉइंट्स आपके यहाँ पे लाजमी होने चाहिए, ठीक है। 2 पॉइंट्स तो आपके पास कैसे आएंगे? 2 पॉइंट्स आपके पास आएंगे, आपको जो भी क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया हुआ है ना उसको आप रफ वर्क में जाके जो तीनों मेथड्स हमने सीखे हैं ना, फैक्टोरिंग मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और तीसरा हमारे पास था जो भी तीसरा मेथड था, ठीक है। तीनों जो भी आपको मेथड पसंद है उस मेथड के थ्रू आप उसके 2 आंसर निकाल लो। तो जैसे आपको 2x की वैल्यूज़ मिल जाएंगी ना, x = 3 और x = 4, किसी भी मेथड के थ्रू आप उसको सोल्व करते हो और रफ वर्क में जाके तो आपको 2 वैल्यूज़ मिल जाएंगी। अब वो 2 पॉइंट्स तो आपने लाजमी यहाँ पे ऐड करने हैं, ठीक है। उनके कोरस्पॉन्डिंग आप y की वैल्यू निकाल लो। y की वैल्यू कैसे आएगी? जो भी आपका फंक्शन है ना, ये देखो, इसको हमने तभी y बोला हुआ है ना। x की 2 वैल्यूज़ तो आप वो रफ वर्क में निकाल लोगे सोल्व करके। उन 2 वैल्यूज़ को फिर आपने 1 बाय 1 पहले इसमें पुट करनी है, पहली वैल्यू, और फिर दूसरी पुट करनी है, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग आपको y की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास 2 ऑर्डर्ड पेयर आ जाएंगे, x के कोरस्पॉन्डिंग कोई ना कोई y की वैल्यू आप निकाल लोगे, ठीक है। तो ये तो हो गए 2 पॉइंट्स। तीसरा पॉइंट जो है ना वो इम्पोर्टेंट है। तीसरा पॉइंट क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि वो मैं आपको बताता हूँ। वो हमारा वर्टेक्स वाला पॉइंट है, ठीक है। उसको हम वर्टेक्स बोलते हैं। वो आप कैसे निकालोगे? उसके लिए देखो, एक ऑर्डर्ड पेयर है, उसका एक x कोऑर्डिनेट होता है और एक y कोऑर्डिनेट होता है। तो हम उसको कैसे निकालेंगे? x कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? उसका एक फार्मूला है, x = -b / 2a। इस फार्मूले के थ्रू आप उसका x कोऑर्डिनेट निकालोगे। तो जब x कोऑर्डिनेट आ जाएगा तो y तो आपके पास निकल ही आएगा, ठीक है। तो ये आप कैसे निकालोगे? -b है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये a b c की वैल्यूज़ आपको पता है क्या होती हैं। तो -b है तो b की जगह पे मैं 6 डाल दूंगा, तो ये आ जाएगा -6 / 2a। 2a की जगह पर क्या है? 1 है, तो 2 1 ज़र 2 ये आ जाएगा। ये मेरे पास आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में -6 / 2। जब आप इसकी कटिंग करोगे ये आपके पास आ जाएगा -3। तो x आपके पास -3 आ चुका है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। x आपके पास -3 आ चुका है। अब आप इसके कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकालोगे। तो वो आप कैसे निकालोगे? देखो, ये आपका क्वाड्रेटिक फंक्शन था ना, तो इसको आप लिखो कैलकुलेटर में। ये क्या है हमारे पास? x² है, तो इसको मैं लिख देता हूँ ऐसे, +6 इंटू, इसको मैं स्पेस को खाली छोड़ रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं वैल्यूज़ को पुट करूँगा, +9। अब देखो, मुझे x मैंने निकाला है -3 और इसको मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग मुझे y की वैल्यू क्या मिली है? 0 मिली है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। आपको 3 पॉइंट्स पता लग गए हैं। ये 3 पॉइंट्स आपने लाजमी फाइंड करने हैं। 2 पॉइंट्स आपको उस इक्वेशन को सोल्व करके मिलेंगे, रफ वर्क में आपने सोल्व करना है। 2 पॉइंट्स वहाँ से आपको मिलेंगे, उसके कोरस्पॉन्डिंग आप y की वैल्यू निकाल लोगे। और तीसरा पॉइंट आप कैसे निकालोगे? उसका x कोऑर्डिनेट आप ऐसे निकालोगे इस फार्मूले से, और y कोऑर्डिनेट तो आपको पता है, वो आप इसमें वैल्यूज़ पुट करके निकाल सकते हो। ये हो गया आपके 3 पॉइंट्स। ये आपने लाजमी निकालने हैं, लाजमी निकालने हैं, ठीक है। अब एक और बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो बात आपने माइंड में रखनी है। जो हमारा पैराबोला होता है ना, वो एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे टच करता है या फिर जिस पॉइंट पे कट करता है ना, वही हमारे पास सॉल्यूशन होता है, ठीक है। वही हमारे पास सॉल्यूशन होता है। जैसे ये वाला पैराबोला -3 पे एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो इसीलिए हमारे पास जो हमने फैक्टोरिंग मेथड को सोल्व किया था ना, हमारे पास -3 सॉल्यूशन आ रहा था। तो जब भी हमारे पास जो पैराबोला है या फिर यू शेप्ड ग्राफ जो है, वो हमारे पास एक्स एक्सिस पे जिस पॉइंट पे टच करेगा या फिर कट करेगा, वही हमारा सॉल्यूशन होगा। ये पॉइंट आपको क्लियर है? अब हमारा वर्टेक्स जो है ना, वर्टेक्स हमेशा सेंटर वाला पॉइंट होता है। इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो वर्टेक्स वाला पॉइंट है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारा एग्जैक्टली सेंटर वाला पॉइंट है। और पैराबोला जो है ना, वो अपने सिमेट्रिक होता है। सिमेट्रिक से मुराद वो इस पॉइंट के गिर्द जैसा दिख रहा है ना आपको, वो सेम आपको वो सिमेट्रिक होगा, ठीक है। इस पॉइंट के इस तरफ भी वो वैसा ही होगा हमारे पास, ठीक है। ये बात आपको क्लियर है? ये अगर लाइन में ड्रा करूँ ना, तो ये बिल्कुल सिमेट्रिक है, जैसे मिरर इमेज होता है ना, वैसे। तो इसलिए वर्टेक्स वाला पॉइंट निकालना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और बाकी 2 पॉइंट्स भी निकालना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वही तो आपका सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। तो इस केस में हमारा एक ही पॉइंट पर टच कर रहा है, इसलिए हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक ही सॉल्यूशन आया था। जब 2 सॉल्यूशन आएंगे, इसका मतलब है कि वो पैराबोला हमारे पास एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे टच कर रहा है, ठीक है। अब अब आ जाओ क्वेश्चन की तरफ। मैंने आपको बोला था कि हम लोग एक्स वाई पॉइंट्स निकाल रहे थे ना, तो पहले तो हमने इसको लेट कर दिया था, इसको y के इक्वल और या फिर f ऑफ x के इक्वल, और अब हम x और y की वैल्यूज़ निकालेंगे। तो मैंने आपको बोला था यहाँ पे वो 3 पॉइंट्स आपने लाजमी ऐड करने हैं। 2 पॉइंट्स आपको कैसे मिलेंगे? आपने उस फंक्शन को ले जाना है रफ वर्क में और वहाँ पे जाके उसको सोल्व करना है, वहाँ से 2x की वैल्यूज़ आएंगी। तो आप जब यहाँ पे इसको सोल्व करोगे ना, तो x की वैल्यूज़ क्या आ रही हैं?
ए की आ रही है -3 आ रही है, तो -3 के कोरस्पॉन्डिंग हम y की वैल्यू निकालेंगे 0 आएंगे। और तीसरा पॉइंट मैंने आपको बोला था कि वर्टेक्स वाला पॉइंट आपने लाजमी निकालना है, और इस केस में जो वर्टेक्स वाला पॉइंट निकालोगे ना तो वो भी आपको यही सेम पॉइंट ही मिलेगा। तो इस केस में कहने का मकसद ये है कि जो तीनों पॉइंट्स हैं ना वो आपका एक ही पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। तो अब आपने क्या काम करना है, ये 3 पॉइंट्स तो आपने लाजमी निकालने थे, अब आपने इनके आगे पीछे 2-3 वैल्यूज़ निकाल सकते हो। इस नंबर के इस तरफ भी 2 वैल्यूज़ निकाल लो और इस नंबर के इस तरफ भी 2 वैल्यूज़ निकाल लो, ठीक है। मतलब -3 से 2 नंबर्स बड़े उनकी वैल्यूज़ निकालो और 2 नंबर छोटे उनकी वैल्यूज़ निकाल लो। 2 या फिर 2 से ज़्यादा भी निकाल सकते हो, 3 निकाल सकते हो, 4 निकाल सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा 3 निकालो तो ठीक है, ठीक है। अब आपने क्या काम करना है, इन सारों पॉइंट्स के कोरस्पॉन्डिंग आपने वैल्यूज़ निकालनी है। ये आपने वो जो 3 पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे, आपने एक ही पॉइंट आया इस केस में, तो ये हमारा मेन पॉइंट था, ये तो आपने लाजमी निकालना था ना। अब हमने इसके इस तरफ तीनों पॉइंट्स निकाल लेते हैं। तो ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब मैं क्या काम करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले -6 की वैल्यू, तो यहाँ पे मैं 6 पुट कर दूँगा। -6, अरे यार एक मिनट, -6, तो ये आपके पास आ गया। -6 के कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू हमारे पास 9 आ गई है। अब -5 मैं इस इक्वेशन में पुट करूँगा, तो -5 के कोरस्पॉन्डिंग मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, -5 के कोरस्पॉन्डिंग देखो 4 आ गई है, और -4 के कोरस्पॉन्डिंग -1 आ गई है। -3 पे तो हम निकाल ही चुके हैं, फिर भी अगर आप चेक करना चाहते हो तो आप चेक कर सकते हो। -3 के कोरस्पॉन्डिंग जो है, ये देखो -3 के कोरस्पॉन्डिंग 0 वैल्यू आ गई है। -2 के कोरस्पॉन्डिंग निकाल लेते हैं, तो ये देखो -2 के कोरस्पॉन्डिंग 1 आ गई है y की वैल्यू, और -1 के कोरस्पॉन्डिंग जो है हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी 4। देखो 4 आ गई है, और 0 के कोरस्पॉन्डिंग भी हम वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये अरे तो 0 के कोरस्पॉन्डिंग 9 वैल्यू आ गई है। अब हम क्या काम करेंगे, इन सारे के सारे पॉइंट्स को, ये बेसिकली ऑर्डर्ड पेयर्स दिए हुए हैं ना आपको, ये देखो ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, ये एक ऑर्डर्ड पेयर है। इसको मैं लिख सकता हूँ, x की जब वैल्यू -6 थी तो y की वैल्यू 9 है, तो ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, ये एक ऑर्डर्ड पेयर है। ये सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आ चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ये इन 7 के 7 पॉइंट्स को अब हम x y एक्सिस में प्लॉट करेंगे। प्लॉट कैसे करते हैं किसी भी ऑर्डर्ड पेयर को, देखो x एक्सिस में आपने -6 तक आना है, ये आपका x एक्सिस था, x एक्सिस पे आप -6 तक मूव करोगे। उसके बाद आपने ऊपर जाना है, ऊपर कितना ऊपर जाना है, 9 तक ऊपर जाना है, तो आप ये सीधा ऊपर आ जाओगे, 9 तक ऊपर आ जाओगे, तो ये पॉइंट मिल गया। इसी तरह से बाकी पॉइंट्स को आप प्लॉट करोगे और आप उनको रफ सा ऐसे ज्वाइन कर लोगे, तो ये आपके पास पैराबोला आ जाएगा, ठीक है। अब ये पैराबोला क्योंकि -3 पे टच कर रहा है, और ये तो वैसे भी आपको पता है -3 पे ही इसने टच करना था, तो यही आपका सोल्यूशन है, ठीक है, ग्राफिंग मेथड के थ्रू भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्राफ द फंक्शन y इज इक्वल टू x² + 2x + 4 एंड वेरीफाइंग सोल्यूशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो वो कह रहा है कि इस फंक्शन को ग्राफ करो, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन उसने हमें दे दिया है। मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक फंक्शन का, कोई भी क्वाड्रेटिक फंक्शन है उसका जो ग्राफ है वो यू शेप आएगा। अब या तो उसका मुंह ऊपर की तरफ खुलेगा या तो उसका मुंह नीचे की तरफ खुलेगा, तो ये डिसाइड करेगा उसके साथ जो कोफिशिएंट है। अगर x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो वो उसका मुंह, मतलब उसका मुंह ऊपर की तरफ खुलेगा, तो इस केस में जो हमारा ग्राफ बनेगा उसका मुंह कुछ ऊपर की तरफ खुलेगा, ठीक है। पहली बात आपको पता चल गई यहीं से। अब आपने क्या काम करना है, मैंने आपको बोला था कि 3 पॉइंट्स आपने लाजमी फाइंड करने हैं। 3 के अलावा आपने जो है उनके आगे पीछे अगर आप पॉइंट्स निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, लेकिन 3 पॉइंट्स आपने लाजमी निकालने हैं। तो पहला पॉइंट हम लोग निकालने जा रहे हैं, वही जो हम लोग वर्टेक्स वाला पॉइंट होता था ना, उसमें हम जो x कोऑर्डिनेट है वो हम कैसे निकालते थे, x हम निकालते थे -b/2a इस फार्मूले से। तो यहाँ पे -b की वैल्यू 2 है, तो -2 हो जाएगा, /2 × 1। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू -1 आ जाएगी। अब -1 के कोरस्पॉन्डिंग हम y की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो ये हमारा फंक्शन था, इसमें x की जगह पे -1 पुट करेंगे तो इसके कोरस्पॉन्डिंग हमें y की वैल्यू मिल जाएगी 3। ये पॉइंट तो आपने लाजमी निकालना है। क्यों लाजमी निकालना है, क्योंकि ये वर्टेक्स वाला पॉइंट है। मतलब वर्टेक्स वाला पॉइंट होता है जो बिल्कुल नीचे होता है, ठीक है, पैराबोला के बिल्कुल जो नीचे होता है ना, या फिर बिल्कुल ऊपर वाला जो पॉइंट होता है उसको हम वर्टेक्स बोलते हैं। इस पॉइंट की ये खासियत है, पैराबोला इसके इस तरफ और इस तरफ सिमेट्रिक होता है, ठीक है। मिरर इमेज जो होता है ना, इस पॉइंट की ये खासियत है, पैराबोला इसके इस तरफ और इस तरफ बिल्कुल सिमेट्रिक होता है। अच्छा, ये पहला पॉइंट हो गया। अब बाकी 2 पॉइंट्स मैंने आपको बोला था, वो 2 पॉइंट्स निकालने के लिए आप क्या काम करोगे, इसको रफ वर्क में ले जाओगे और रफ वर्क में आप इसको जाके सोल्व करोगे। सोल्व करने के बाद वहाँ से आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे, तो इसको हम रफ वर्क में सोल्व कर लेते हैं। देखो इसको मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के थ्रू इसको सोल्व कर रहा हूँ, क्योंकि आगे उसने बोला हुआ है ना
उसने हमें बोला हुआ है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के थ्रू इसको वेरीफाई भी करो। तो ये बाद में हमने ये काम करना है, लेकिन अभी हम रफ वर्क में ये पहले काम कर रहे हैं, ठीक है। प्रिटेंड कर रहे हैं, उसको तो हमने नहीं बताना ना, ठीक है। कुछ काम पर्दे में भी किए जाते हैं, ठीक है, समझ आ रही है ना। अच्छा, तो यहाँ पे देखो हम क्या काम करेंगे, इसको ले आए हैं पर्दे में और इसके जो है सॉल्यूशन निकालेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के थ्रू। देखो -4 वहाँ चला जाएगा, मैंने आपको बताया था, या फिर आप जैसे भी निकालना चाहो तो आप निकाल सकते हो। अभी मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास कोई भी रियल सोल्यूशन नहीं आएगा, आपके पास इमेजिनरी सोल्यूशन आ रहा है, या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर्स अगर आपने पढ़े थे तो कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, इसका कोई रियल सोल्यूशन नहीं है। तो जब रियल सोल्यूशन ना होना, उस केस में मसला ही ख़त्म। इसका मतलब है हमारा जो पैराबोला होगा ना, वो एक्स एक्सिस को किसी पॉइंट पे टच ही नहीं करेगा। ये हमारा एक्स एक्सिस है, इसका मतलब है जब रियल सोल्यूशन ना होना, इसका मतलब है हमारा पैराबोला या तो एक्स एक्सिस के ऊपर है या फिर नीचे है, वो एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा। जब तक एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा या फिर कट नहीं करेगा, उसका कोई सोल्यूशन नहीं आएगा, ठीक है। तो इस केस में तो हमने 3 पॉइंट्स निकालने थे, तो 2 तो हमारे वैसे ही ख़त्म हो गए क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ रहे हैं, और 1 पॉइंट हमें मिल गया है -1,3। तो ये पॉइंट हमारा सेंटर में मैंने लिख दिया, और इसके इस तरफ भी आप 3 पॉइंट्स निकाल लो और इसके इस तरफ भी आप 3 पॉइंट्स निकाल लो। मतलब इससे बड़े 3 नंबर्स भी ले लो और इससे छोटे 3 नंबर्स भी ले लो। -1 के बाद 0 आता है, 0 के बाद 1 आता है, 1 के बाद 2 आता है, और इससे अगर कम नंबर्स ले रहे हो तो -1 के से कम -2 है, फिर उसके से कम -3, -4, इस तरह से आप इनकी कोरस्पॉन्डिंग इन वैल्यूज़ को फाइंड कर लो। वैल्यूज़ फाइंड करना मैंने आपको सिखाया हुआ है। देखो इक्वेशन आप लिख लो, ये मेरे पास क्या है, x² लिखा हुआ है ना, तो इसको मैं लिख लेता हूँ ऐसे, स्क्वेयर प्लस 2x और +4। अब आपने बारी बारी इन वैल्यूज़ को पुट करना है। पहले मैं -4 को रिप्लेस करूँगा। देखो -4 को यहाँ पे पुट करता हूँ, तो -4 जब मैंने पुट किया तो y की क्या वैल्यू आई, 12, तो यहाँ पे मैंने 12 लिख दिया, ठीक है। अब मैं -3 यहाँ पे पुट करूँगा, तो ये आपके पास आ गई 7, ठीक है। अब मैं -2 यहाँ पे पुट कर दूँगा, या आपके पास आ गई 4। इसी तरह से बाकी वैल्यूज़ भी आप निकालोगे तो ये सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो ये मैंने आपको बोला था, ये जो वैल्यूज़ हैं ये आपके पास बेसिकली ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, ये सारे के सारे ये ऑर्डर्ड पेयर्स हैं ना, ठीक है। जैसे ये वाला है मेरे पास है, x की वैल्यू -4 है और y की वैल्यू 12 है। तो इन सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स को मैं यहाँ पे ग्राफ में प्लॉट करूँगा पॉइंट। जैसे ये -4 है तो x में मैं -4 तक आऊँगा, x एक्सिस में मैं -4 तक मूव किया, और उसके बाद मैं ऊपर कितना ऊपर जाऊँगा, 12 तक मैं ऊपर जाऊँगा। ये मैं सीधा ऊपर आ गया, 12 तक आना है ऊपर, ये मुझे पॉइंट मिल गया। इसी तरह से बाकी पॉइंट्स भी x एक्सिस पे मैं -3 तक आया, -3 तक आया, तो -3 से अब ऊपर मैंने कितना जाना है, 7 तक जाना है, तो ये 7 तक आ गए। ये सारे पॉइंट्स को प्लॉट करने के बाद आप इनको रफ सा ऐसे ज्वाइन कर लोगे ना, तो ये आपको पैराबोला मिल जाएगा। अब इसका नो रियल सोल्यूशन है, कोई भी रियल सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये जो हमारा पैराबोला हमने प्लॉट किया है ना, ये एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा, ना ही कट कर रहा है। तो आपने अब नीचे रीज़न क्या देनी है, नो रियल सोल्यूशन बिकॉज द पैराबोला डज नॉट टच और कट एक्स एक्सिस, ठीक है। ये तो हो गया ग्राफिकल मेथड के थ्रू हमने जो है इस को चेक किया है, पैराबोला को, इसका फंक्शन को हमने प्लॉट किया और हमने देखा कि इसका कोई रियल सोल्यूशन नहीं है। अब वो कह रहा है कि इसको वेरीफाई करो अपना सोल्यूशन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी, आप चेक करो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी। तो अभी हम इसको चेक कर लेते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड मैंने आपको सिखाया था। देखो आप इस पहले तो इस कांस्टेंट को वहाँ पे ले जाओ, वहाँ पे लेके जाने के बाद आपका जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ना, वो 1 होना चाहिए। तो इस केस में 1 है, और फिर आपने क्या काम करना होता है, जो एक्स का कोफिशिएंट है ना, उसको रफ वर्क में ले जाते हो और उसको आप 2 से डिवाइड करते हो। 2 से डिवाइड करने के बाद जो भी नंबर आता है ना, उस नंबर का स्क्वायर आपने बोथ साइड पर ऐड करना होता है। तो ये काम मैंने कर लिया। उसके बाद इसको हम क्लोज करेंगे। देखो इन दोनों के थ्रू बीच वाली टर्म बनाऊंगा, तो ये बन जाएगी ना मेरे पास 2 × a की वैल्यू है x और b की वैल्यू 1 है, तो इसको मैं क्लोज कर लूँगा x + 1 का, इसको मैं लिख सकता हूँ x + 1 का होल स्क्वायर, और इज इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा -3। उसके बाद टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये आपके पास आ जाएगा, आप इसको लिख सकते हो -1 × 3, स्क्वायर रूट दोनों के ऊपर आ जाएगा। इसको आप लिख सकते हो अयोटा। तो ये आपके पास आ गया, ये आपके पास आ गई x की वैल्यू, जो कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इट हैज़ नो रियल सोल्यूशन। तो हमने ग्राफिकल मेथड के थ्रू भी चेक कर लिया और हमने इसको वेरीफाई भी कर लिया कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के थ्रू कि इसका कोई रियल सोल्यूशन नहीं है। आई होप यार आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर समझ आया ना, तो भाई इसी बात पे वीडियो को यहीं पे पॉज करो और वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है ना, मतलब सब कुछ कर दो। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है इस पूरी एक्सरसाइज का।
तो इसमें हमें कहा जा रहा है प्लान्स फॉर रेक्टेंगुलर आइस स्केटिंग रिंक। अच्छा, आप इस क्वेश्चन को ना आपने थोड़ा ध्यान के साथ समझना है, क्योंकि अगर आपको स्टेटमेंट की समझ आ जाएगी ना तो इसका सॉल्यूशन बहुत ही आसान है। ठीक है, पूरी एक्सरसाइज में सबसे मज़े का जो क्वेश्चन है ना ये वाला है। तो यहाँ पे हमें क्या कह रहा है, प्लान्स फॉर रेक्टेंगुलर आइस स्केटिंग रिंक। तो एक आइस स्केटिंग रिंक है, बेसिकली एक प्ले ग्राउंड है जिसके ऊपर स्केटिंग की जाती है। ठीक है, वो मैं स्क्रीन पर लगा भी दूंगा, आप लोग को समझ आ जाएगी। तो उस रेक्टेंगुलर आइस स्केटिंग रिंग का जो हमें लेंथ और विड्थ दे दिया ना, वो उसने दे दिया है हमें 30 मीटर विड्थ दे दी है और 60 मीटर लेंथ दे दी है। ये मैं आपको बनाकर भी दिखा देता हूँ, चीज़ें बनी हुई ज़्यादा अच्छी समझ आती हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखो ना, ये वाली जो रेक्टेंगल है ना, ये हमारे पास अभी जो आइस स्केटिंग रिंग है ना वो है, और इसका एरिया हमें कितना दिया हुआ है, इसकी 30 मीटर इसकी विड्थ है, मतलब इसकी चौड़ाई है, और ये जो लंबाई है इसकी वो 60 मीटर है हमारे पास। और अगर मुझे इसका एरिया निकालना होगा, किसी भी रेक्टेंगल का हम एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, 60 को 30 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 1800 इसका एरिया निकल कर आएगा, 1800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इतनी सी रेक्टेंगल की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास अभी आइस स्केटिंग रिंग, ये चीज़ हमें गिवन दी हुई है, ये इतनी सी चीज़ जो है ना ये हमें गिवन दी हुई है। अब आगे हमें क्या कह रहा है, चीज़ों को आपने समझना है। हैव टू बी रिवाइज्ड, वो कह रहा है कि इसको अब हमने रिवाइज करना है, मतलब इसको हमने अब चेंज करना है। टू डबल द एरिया ऑफ द प्ले ग्राउंड, जो हमारा ये प्ले ग्राउंड है आइस स्केटिंग रिंग, इसका एरिया डबल करने के लिए हमने इसको रिवाइज करना है। मतलब एरिया कितना करना है, अब उन्होंने डबल करना है। डबल से मुराद अभी जो इसका एरिया है वो 1800 है, और अगर मैं इसको डबल कर दूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो वो मेरे पास आएगा 3600 मीटर स्क्वायर। तो मतलब हमें जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया ना वो ये वाला है। हमने अब प्ले ग्राउंड का एरिया बड़ा करके इतना करना है। ठीक है, पहले कितना था, 1800 था, और अब हमने इसको बड़ा करके, इसको एक्सटेंड करके हमने इसको इतना करना है। अब हम इसको बड़ा कैसे करेंगे, एक्सटेंड कैसे करेंगे, वो आगे उसने हमें बताया होगा। ऑफ द प्ले ग्राउंड बाय एडिंग स्ट्राइप्स, स्ट्राइप्स कहते हैं रेक्टेंगल को। ठीक है, इसको आपने समझना, ये रेक्टेंगल्स ही होती हैं हमारे पास। कह रहा है रेक्टेंगल्स को ऐड करने से, ऑफ द सेम विड्थ की हमने रेक्टेंगल्स ऐड करनी है टू अ साइड। ये हमारी रेक्टेंगल थी, जो हमारी ओरिजिनल रेक्टेंगल थी, ये हमारा ओरिजिनल एरिया था आइस स्केटिंग रिंग का। तो इसकी साइड्स में अगर मैं इसको अभी स्किप कर दूं, इसकी साइड में मैंने यहाँ पर भी और यहाँ पर भी सेम विड्थ की स्ट्राइप ऐड करनी है। विड्थ हमारे पास क्या है, देखो इस स्ट्राइप की विड्थ क्या है, ये एक्स है, और स्ट्राइप की लेंथ जो है वो इसी रेक्टेंगल से ये मिल जाएगी। ये यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 30 है ना, तो ये हमारे पास 30 है और ये एक्स है। ठीक है, और इसी सेम विड्थ की स्ट्राइप हमने रेक्टेंगल की इस साइड पर भी ऐड करनी है। देखो एक्स विड्थ की मैं यहाँ पर भी ऐड कर रहा हूँ। और आगे क्या बोल रहा है, टू द साइड एंड एन एंड ऑफ द एरिया टू फॉर्म अ रेक्टेंगल, कह रहा है, और एरिया के एंड पर भी। ये देखो, अगर मैं यहाँ पे एंड पे अटैच ना करूँ तो इसका एरिया जो रेक्टेंगल तो नहीं बनेगा ना, इसलिए मैं इसके एंड पर भी ऐड करूँगा ताकि ये मेरे पास पूरी की पूरी रेक्टेंगल बने, वरना अदरवाइज ये रेक्टेंगल नहीं बनेगी। ठीक है, टू फॉर्म अ रेक्टेंगल। आगे क्या कह रहा है, फाइंड द विड्थ ऑफ द स्ट्राइप्स, वो कह रहा है जो विड्थ है स्ट्राइप्स की वो फाइंड करो। तो हमने स्ट्राइप की विड्थ को एक्स बोला हुआ है, तो हमने एक तो एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, और दूसरा हमें क्या कह रहा है, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द प्ले ग्राउंड नाउ। तो जो हमारा डायमेंशंस हैं, डायमेंशंस बोलते हैं लेंथ और विड्थ को। तो कह रहा है अब जो आपका प्ले ग्राउंड बन चुका है, अब हमारे पास ये बड़ी रेक्टेंगल की बात हो रही है, तो कह रहा है अब इसकी डायमेंशंस क्या होंगी। डायमेंशन से मुराद अब हमसे पूछ रहा है कि इसकी लेंथ और विड्थ क्या होगी। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं, सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर ये जो बड़ी रेक्टेंगल है इसमें हमारे पास ये जो लेंथ है ये किसके इक्वल होगी। इतनी सी लेंथ अगर 60 के इक्वल है और इतनी सी हमारे पास एक्स के इक्वल है, तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो मेरे पास इस बड़ी रेक्टेंगल की लेंथ आ जाएगी ना। तो मेरे पास मतलब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है एक तो, और यहाँ से अगर मैं इसकी विड्थ की बात करूँ तो इतनी सी लाइन की लेंथ जो है वो कितनी है, 30 मीटर है, ये हमें गिवन है। और ऊपर ये जो है ये स्ट्राइप हमने ऐड की थी एक्स विड्थ की, तो यहाँ से देखो ये एक्स, ये इतनी सी जो है ये एक्स है, तो 30 + x कर दूँ तो मेरे पास इतनी बड़ी ये मेरे पास चौड़ाई आ जाएगी। ठीक है, तो मुझे एक निकालना है 30 + x की वैल्यू, और दूसरी मुझे निकालनी है 60 + x की वैल्यू। तो इसको बोलते हैं डायमेंशंस, लेंथ और विड्थ को बोलते हैं डायमेंशंस। ठीक है, तो मुझे इन दोनों की वैल्यूज़ निकालनी है। तो मेन चीज़ अगर मैं बताऊं तो मुझे x की वैल्यू निकालनी है। अगर x की वैल्यू आ जाएगी तो मेरे पास एक तो स्ट्राइप की विड्थ भी आ जाएगी और लेंथ और विड्थ भी आ जाएगी। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें मुझे निकालनी है, लेंथ, विड्थ और स्ट्राइप की विड्थ। तो अगर मैं आप लोगों को शॉर्ट आंसर करूं तो मुझे सिर्फ स्ट्राइप की विड्थ निकालनी है, बाकी दोनों ऑटोमेटिकली निकल कर आ जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लूँगा ओरिजिनल डायमेंशंस, मतलब डायमेंशंस कहते हैं लेंथ और विड्थ को। तो जो ओरिजिनल हमारे पास रेक्टेंगल थी वो ये वाली थी, इसकी बात हो रही है। ठीक है,
तो ओरिजिनल डायमेंशंस क्या थी इसकी, लेंथ हमारे पास 60 मीटर थी और विड्थ हमारे पास 30 मीटर थी। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया लेंथ हमारे पास 60 मीटर है और विड्थ हमारे पास 30 मीटर है। और अगर मैं ये ओरिजिनल जो हमारी रेक्टेंगल है या प्ले ग्राउंड है इसका अगर मैं एरिया निकालूँ तो मेरे पास कितना निकल के आएगा 1800, क्योंकि लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास रेक्टेंगल का एरिया आ जाता है। अब न्यू डायमेंशंस जो हैं आफ्टर एडिंग स्ट्राइप्स को ऐड करने के बाद, ये जो हमने स्ट्राइप्स ऐड की हैं, एक ये हमने स्ट्राइप ऐड की और एक ये हमने स्ट्राइप ऐड की और एक ये कह रहा है स्ट्राइप्स को ऐड करने के बाद अब जो न्यू एरिया निकल कर आया है, अब इस बड़ी रेक्टेंगल की बात हो रही है, तो वो किसके इक्वल होगा। तो अब इस बड़ी रेक्टेंगल की हमें लेंथ और विड्थ चाहिए होगी मल्टीप्लाई करने के लिए, है ना। एरिया का यही फार्मूला होता है ना, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अगर मैं इस बड़ी रेक्टेंगल का एरिया निकाल रहा हूँ तो इस बड़ी रेक्टेंगल की लेंथ मेरे पास क्या है, ये मैंने आपको बताई है 60 + x, और इसकी विड्थ हमारे पास क्या है 30 + x, ठीक है। तो यहाँ से देखो न्यू लेंथ हमारे पास क्या है, उसको मैंने एल प्राइम बोला हुआ है ताकि दोनों में फ़र्क किया जा सके। इसको मैंने एल बोल दिया और इसको मैं एल प्राइम बोल देता हूँ। तो जो कि मेरे पास 60 + x के इक्वल है, मैंने आपको अभी बता दिया है। बड़ी वाली रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है हमारे पास 60 + x और इसकी विड्थ कितनी है 30 + x, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो ये जो बड़ी रेक्टेंगल थी मेरे पास उसका एरिया निकल के आ जाएगा। तो ये मेरे पास बड़ी रेक्टेंगल का एरिया निकल के आएगा जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है। क्योंकि इसमें x है तो इसलिए कोई नंबर हमारे पास आंसर निकल के नहीं आ रहा जब तक कि हमें x की वैल्यू ना पता हो। तो ये हमारे पास बड़ी रेक्टेंगल का एरिया आ चुका है। अच्छा, यहाँ पे मेरा आप लोग से एक क्वेश्चन है, क्या आपको बड़ी रेक्टेंगल का एरिया वैसे पता है? आप बोलोगे भाई हमें कैसे पता हो सकता है, लेकिन मैं आपको बताऊं उसने हमें क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है। उसने बोला है कि हमने जो है हमारा काम क्या है, हमने इतने से एरिया को डबल करना है। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 3600 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। उसने बोला था ना क्वेश्चन में, क्या बोला था, रिवाइज टू डबल दी एरिया, एरिया को डबल करना है। तो अगर इतनी सी रेक्टेंगल का एरिया 1800 है तो उसका मतलब वो डबल होके ये जो बड़ी रेक्टेंगल आएगी उसका एरिया कितना होगा 3600 मीटर स्क्वायर। तो अब बड़ी रेक्टेंगल का हमें एरिया पता है, ये भी है, और बड़ी रेक्टेंगल का एरिया इसके भी इक्वल है। तो इन दोनों को जो है मैं इसको इक्वेशन 1 बोल देता हूँ और इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूँ। देखो न्यू एरिया जो है हमारे पास क्या आना था, उसको हमने डबल करना था ना, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन हमारे पास क्या थी, द न्यू एरिया विल बी डबल्ड। जो न्यू एरिया होगा वो डबल हो जाएगा। तो जो हमारे पास पुराना एरिया था उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास एरिया आ जाएगा। तो न्यू रेक्टेंगल का एरिया हमारे पास इसके भी इक्वल है और इसके भी इक्वल है। तो इन दोनों को, ये न्यू एरिया की इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, या फिर दोनों को अगर कंपेयर करूँ तो इन दोनों को मैं आपस में इक्वल रख लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फ्रॉम 1 और 2 उन दोनों को आपस में जो है कंपेयर कर लिया। x² + 90x + 1800 = 3600 मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन बन जाएगी। अब इसको मैं वहाँ पे ले जाऊँगा, सिंप्लीफाई करूँगा तो ये इक्वेशन बन जाएगी। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस निकालना हमें आते हैं, जो सा मेथड आप लोग को आसान लगता है आप वो वाला लगाओ, लेकिन मैं यहाँ पे जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने वाला हूँ। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने के लिए a की वैल्यू, a b c की वैल्यू चाहिए होगी। a की वैल्यू 1 है जो x² का कोफिशिएंट है, b की वैल्यू हमारे पास 90 है और c की वैल्यू हमारे पास -1800 है, ठीक है। अब इन तीनों वैल्यूज़ को मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला में रिप्लेस करूँगा a b और c की जगह पे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -b -90 आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट b²। तो आप जब 90 का स्क्वायर लोगे ना तो वो आपके पास 8100 आ जाएगा, -4ac, -4, a की वैल्यू आपके पास 1 है और c की वैल्यू आपके पास -1800 है, ठीक है। अच्छा, अब आगे हमारे पास क्या आएगा, ये 8100 ऐसे ही रहेगा और इसको जब -4 को -1800 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 7200 आ जाएगा। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये -4 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे -1800 से तो ये हमारे पास आ जाएगा 7200। तो यहाँ पे मैं इधर पुट कर दूंगा और फिर मैं इन दोनों को ऐड करूँगा, मेरे पास 15300 आ जाएगा और जब स्क्वायर रूट लूँगा तो ये पॉइंट की फॉर्म में आ जाएगा। अब मैं क्या काम करूँगा, एक दफ़ा प्लस में लिख लूँगा एक्स की वैल्यू को और एक दफ़ा मैं माइनस में लिख लूँगा। एक दफ़ा प्लस में लिखा और एक दफ़ा माइनस में, एंड देन जस्ट इसको सिंप्लीफाई करूँगा, ऊपर इन दोनों को ऐड करूँगा तो 33/7 आ जाएगा, 33.7 डिवाइड बाई 2 और यहाँ पे -200 13.7 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू मिलेगी 16.85 और यहाँ से मुझे x की वैल्यू मिलेगी -106.85। अब आप बोलोगे कि यार हमने तो x की वैल्यू निकालनी थी, ये x की वैल्यू क्या थी, ये स्ट्राइप की विड्थ थी ना बेसिकली। तो अब हम कौन सी वैल्यू चूज़ करें, ये वाली चूज़ करें या फिर ये वाली होगी हमारे पास। देखो लेंथ हमारे पास जो है ना, लंबाई कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती, तो इसलिए हम लोग नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर कर देंगे, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ना इसको हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि लेंथ हमेशा कभी भी नेगेटिव में नहीं होगी। तो ये जो हमारे पास वैल्यू निकल के आई है ना एक्स की, ये हमारी वैल्यू होगी। तो हमें विड्थ अगर मिल गई है स्ट्राइप की तो हम डायमेंशंस निकाल सकते हैं ना, हम लेंथ और विड्थ निकाल सकते हैं। तो अब मेरे पास जो न्यू डायमेंशंस हैं वो क्या आएंगी, लेंथ हमारे पास क्या थी 60 + x था, तो x की जगह पे मैंने ये पुट किया x की वैल्यू,
तो ये मेरे पास लेंथ आ गई जो बड़ी रेक्टेंगल है उसकी, जो बड़ा प्लेग्राउंड है ना हमारा उसका, और जो विड्थ है वो क्या थी मेरे पास 30 + x की जगह पे ये पुट किया, वो मेरे पास आ गई 46.85 मीटर। तो ये मेरे पास डायमेंशंस भी आ गई हैं और ये मेरे पास विड्थ भी आ गई है स्ट्राइप की। तो यही 3 चीज़ें हमें फाइंड करनी थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इफ़ अ कार हैज़ एन इनिशियल स्पीड को हम VI से डिनोट करते हैं, ठीक है। इनिशियल स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, कह रहा है एक गाड़ी है जिसकी जो इनिशियल स्पीड है वो कितनी है 20 मीटर पर सेकंड। अब ये मीटर पर सेकंड ऐसे भी लिखा हो सकता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों सेम ही चीज़ें हैं। एस को जब आप ऊपर ले जाओगे, अभी इसकी पावर 1 है तो इसकी पावर -1 हो जाएगी, ठीक है। एंड अ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, और जो एक्सेलरेशन दी हुई है, एक्सेलरेशन को हम ए से डिनोट करते हैं, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें दी हुई है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। तो हमें एक्सेलरेशन की भी वैल्यू दी हुई है और हमें इनिशियल स्पीड भी दी हुई है। आगे हमें क्या कह रहा है, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ टाइम, मतलब हमें टी की वैल्यू निकालनी है। इट टेक्स टू ट्रैवल 145 मीटर। तो एक गाड़ी है जो कि उसने 145 मीटर का डिस्टेंस कवर करना है, ठीक है। 145 मीटर का उसने डिस्टेंस कवर करना है और उसकी जो इनिशियल स्पीड है वो हमारे पास कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड, और वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे उसने हमें बोला हुआ है, हिंट के तौर पे उसने बोला है कि आप ये इक्वेशन यूज़ कर सकते हो। अब ये कौन सी इक्वेशन है, ये आपको पता है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, आपने शायद फिजिक्स में पढ़ी होगी, S = VIT + ½ AT², ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या काम करेंगे, जो हमें गिवन डाटा है पहले हम वो लिख लेते हैं। हमें इनिशियल स्पीड दी हुई है, एक्सेलरेशन दी हुई है और डिस्टेंस दिया हुआ है, कितना डिस्टेंस है, और टाइम हमने निकालना है, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज़ मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूँगा। VI की जगह पे 20 रख दूंगा, S की जगह पे 145 रख दूंगा और एक्सेलरेशन की जगह पे 2 रख दूंगा, एंड देन इसको जस्ट सिंप्लीफाई करूँगा। यहाँ पे 2 से कैंसिल हो जाएगा और इस साइड पे सिर्फ t² रह जाएगा और 20t = 145। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास ये सिंप्लीफाई होकर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी और फिर हम क्या काम करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस निकालेंगे। तो सॉल्यूशन कैसे निकलेंगे आपकी मर्ज़ी है, आप जौन सा मेथड आपको आसान लगता है आप उस मेथड के थ्रू आप सॉल्यूशंस निकाल सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने वाला हूँ। तो इसके लिए मुझे A की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी, B की वैल्यू 20 आ जाएगी और C की वैल्यू मेरे पास आएगी -145। अब इन तीनों वैल्यूज़ को मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला में रिप्लेस करूँगा। रिप्लेस करने के बाद ये B है, ये -20 आ जाएगा, प्लस -20 का स्क्वायर 400 आ जाएगा, -4AC। तो ये आपके पास है -4, A की वैल्यू 1 है और C की वैल्यू है -145। तो जब आप -4 को -145 से मल्टीप्लाई करोगे वो 580 आएगा। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो -4 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, -145 से, तो ये आपके पास आ जाएगा 580। तो यहाँ पे 580 पुट किया, इन दोनों को ऐड करोगे 980 आ जाएगा। इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2√245। अच्छा, अब आप देखो तो मैं ऊपर से 2 कॉमन निकाल सकता हूँ। वो इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि नीचे 2 के साथ कटिंग हो जाएगी उसकी। तो अगर मैं ऊपर 2 को कॉमन निकालता हूँ क्या रह जाएगा, माइनस का 10 और प्लस माइनस ये 2 निकल जाएगा, तो अंदर रह जाएगा √245 डिवाइडेड बाय, तो नीचे मेरे पास पहले से 2 था, तो ये दोनों 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो मेरे पास ये चीज़ रह जाएगी, ठीक है। अब टाइम मेरे पास ये निकल के आ चुका है। इसको मैं क्या काम करूँगा, पॉइंट की फॉर्म में कन्वर्ट कर लूँगा, √245 को, वो मेरे पास आएगा 15.65। अब मैं एक दफ़ा प्लस में लिख लूँगा और एक दफ़ा मैं माइनस में लिख लूँगा, तो इन दोनों को ऐड करूँगा, मेरे पास टाइम आएगा 5.65, और इन दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास नेगेटिव में आंसर आएगा, तो इसलिए हम इसको इग्नोर कर देंगे, क्योंकि टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता, टाइम हमेशा पॉजिटिव होता है, टाइम हमेशा बढ़ता है, कम कभी भी नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए हम ये जो पॉजिटिव टाइम है इसको हम ले लेंगे, तो हमारा टाइम निकल के आ चुका है अप्रोक्सीमेटली कितना, 5.65। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन ईच टर्म। सोल्यूशन है, रूट है, ज़ीरो ऑफ अ फंक्शन है, एक्स इंटरसेप्ट है। तो इन चारों टर्म्स को वो कह रहा है एक्सप्लेन करो, ये क्या है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं ये चारों टर्म आपके पास सेम है, ठीक है। तो मैं इनको अब, क्योंकि उसने बोला हुआ एक्सप्लेन करो, तो हम एक्सप्लेनेशन भी दे देते हैं। सोल्यूशन की आप डेफिनेशन लिखोगे, द वैल्यू ऑफ एक्स दैट सेटिस्फाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर कॉल्ड इट्स सोल्यूशन। तो कोई भी x की वैल्यू जो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या किसी भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, वो जो वैल्यूज़ होती हैं उनको हम उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का या फिर उस इक्वेशन का सॉल्यूशन बोलते हैं। जैसे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सोल्व करोगे तो आपके पास ये 2 सॉल्यूशंस निकल कर आएंगे। अब इनको हम सॉल्यूशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये दोनों नंबर्स इसको सेटिस्फाई करेंगे। जब आप इस इक्वेशन में पुट करोगे तो ये =0 आ जाएगी, ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास है रूट। रूट को भी हम सॉल्यूशंस ही कहते हैं। तो रूट्स आर दी वैल्यूज़ ऑफ एक्स, ये एक्स की वो वैल्यूज़ हैं फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकम ज़ीरो, जिसमें हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो ज़ीरो हो जाती है। तो सेम वही चीज़ है रूट्स की, जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे दो वैल्यूज़ आएंगी, इसको हम इसके रूट्स तब बोलेंगे जब आप देखो इसमें पुट करोगे तो इसको ये इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों इसके सोल्यूशन भी हैं, इसके रूट्स भी हैं। अब ज़ीरो ऑफ अ फंक्शन क्या होता है, मैंने आपको बोला था जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये इतना सा पार्ट होता है ना, ये हमारे पास फंक्शन होता है, इसको हम फंक्शन बोलते हैं। इसको हम एफ ऑफ एक्स से भी डिनोट करते हैं और इसको हम वाई से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। ये फंक्शन है हमारा। तो इस ज़ीरो ऑफ अ फंक्शन का मतलब ये होता है ऐसा नंबर जो उस फंक्शन में पुट किया जाए तो आंसर ज़ीरो आ जाए, तो उसको हम बोलते हैं, उस नंबर को हम ज़ीरो बोल देते हैं, उस फंक्शन का ज़ीरो बोल देते हैं, ठीक है। उस फंक्शन का हम ज़ीरो बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी क्या डेफिनेशन है, ज़ीरो ऑफ अ फंक्शन इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वो वैल्यू फॉर विच जिसमें हमारा जो फंक्शन है वो ज़ीरो आ जाए, ठीक है। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये एक्स की दो वैल्यूज़ आप फाइंड करोगे तो जो भी जिस भी मेथड के थ्रू आप फाइंड करते हो ये दो वैल्यूज़ आएंगी, ये इसके सॉल्यूशन भी हैं, ये इसके रूट्स भी हैं। ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं इस फंक्शन का ज़ीरो भी हैं। इसको हम इस फंक्शन का ज़ीरो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इन दोनों वैल्यूज़ को जब आप इस फंक्शन में पुट करोगे तो ये इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट हमारे पास क्या होता है, देखो आपको मैंने बोला था किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब आप प्लॉट करते हो एक्स वाई एक्सिस में, तो वो जो है एक्स एक्सिस को उसका जो शेप है वो बेसिकली यू शेप बनेगी, ठीक है। उसकी यू शेप बनेगी। अब वो एक्स एक्सिस को जिन पॉइंट्स पे टच करता है वो जो पॉइंट्स हैं ना वो उसका सॉल्यूशन होते हैं हमारे पास। अब ये जो पॉइंट्स हैं ना इनको हम एक्स इंटरसेप्ट भी बोलते हैं। इन्हीं पॉइंट्स को हम सॉल्यूशन भी बोलते हैं, इन्हीं पॉइंट्स को हम रूट्स भी बोलते हैं। जैसे ये जो पॉइंट्स हैं ना इन्हीं पॉइंट्स को हम सॉल्यूशन भी बोलते हैं, इन्हीं पॉइंट्स को हम रूट्स भी बोलते हैं, और इन्हीं पॉइंट्स को हम ज़ीरो ऑफ अ फंक्शन भी बोलते हैं, और इन्हीं पॉइंट्स को हम एक्स इंटरसेप्ट भी बोलते हैं, क्योंकि इन पॉइंट्स में जो वाई कोऑर्डिनेट है ना वो हमारा ज़ीरो होता है। एक्स कोऑर्डिनेट कुछ भी हो, वाई हमारा ज़ीरो ही होता है, ठीक है। दी एक्स इंटरसेप्ट आर दी पॉइंट्स वेयर ग्राफ क्रॉसेस द एक्स एक्सिस, मतलब बता रहा है कि एक्स इंटरसेप्ट जो है ये वो पॉइंट है जहाँ पे जो हमारा ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को टच करता है या फिर क्रॉस करता है। ये मैंने आपको बताया, ये जो हमारा पैराबोला है ये देखो ये इन दो पॉइंट्स पे टच कर रहा है अगर, तो ये दोनों पॉइंट्स जो हैं ये एक्स इंटरसेप्ट कहलाएंगे, ठीक है। और इनको हम सॉल्यूशंस भी बोलते हैं, मैंने आपको बोला ना इनको हम सब कुछ बोलते हैं। तो ये चारों टर्म्स हमारे पास सेम है, सॉल्यूशन, रूट्स, ज़ीरो ऑफ अ फंक्शन, एक्स इंटरसेप्ट, ये चारों सेम है। तो यहाँ पे आगे मैंने एग्जांपल भी दे दिया, इफ़ ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4, अगर जो इसका ग्राफ है वो इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट से मुराद कट कर रहा है एक्स एक्सिस को इन दो पॉइंट्स पे अगर कट कर रहा है, देन दीज आर दी एक्स इंटरसेप्ट। ये मैंने आपको एग्जांपल दिया है। तो अगर ये ग्राफ है तो ये इन दो पॉइंट्स पे अगर एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो इन दोनों पॉइंट्स को मैं एक्स इंटरसेप्ट बोलूँगा।